सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास ऑफ जीके जीएस बाय आयुष। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। देखो यार, मैंने करंट अफेयर्स की एक और क्लास कराई थी, मैं जानता हूं, और आप सब ने उसको देखा भी होगा। लेकिन एक क्लास पढ़ाने के बाद मुझे लगा, ये फील भी हुआ कि ये जो चीज है वो एक्चुअली में आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिक्कत ये थी ना यार कि बहुत रैंडम करंट अफेयर उसमें दिया हुआ है, जो कि याद करने में बहुत डिफिकल्ट है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी थी यार, लेकिन मैंने अपलोड नहीं करी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना मेरा काम नहीं है ना। मेरा वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ रहे हो, राइट। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेस्ट चीज आपके लिए जो है जल्द से जल्द लेकर आऊं, और अभी हमारे पास इनफ टाइम है। और मैं आपके लिए एडुटेरिया की करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें हम पूरी एडुटेरिया कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जितनी भी, अगर मेरे पास टाइम कम होगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसको कवर जरूर करेंगे। तो एक मतलब मैं आपके लिए एक ऐसा पैकेज बना के दूंगा करंट अफेयर्स का, जो कि आपको लास्ट टाइम एग्जाम को एस करने में बहुत हेल्प करेगा। अब चीजें चलेंगी कैसे वो बताता हूँ। ये एपिसोड वाइज क्लासेस आएंगे, डेली क्लास होगी, एपिसोड वाइज डेली आएंगी क्लासेस, है ना। अगर डेली नहीं आएंगी तो अल्टरनेट आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए नवंबर खत्म होता है और दिसंबर में आपके 10 दिन बचे रहेंगे, है ना, मतलब 1 से 10 दिसंबर के बीच में मैं सबकी मैराथन डालूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की मैंने ऑलरेडी डाली हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, है ना, और करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों की मैं मैराथन डालना शुरू करूंगा, ताकि आप एक बार और वापस से रिवीजन कर सको पूरी क्लासेस, है ना। तो ये मेरा पूरा सिस्टम रहेगा क्लास का, जो मैं आगे इस चैनल पे आने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक बार में मिल जाए, है ना। जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ, लाइव हूँ, जो भी मेरी अपडेट हो, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि अभी समय है, अभी आप टाइम टू टाइम मेरे साथ चलते रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलो, तो इससे पहले स्टार्ट करें, एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पे 20 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रही है हिस्ट्री की हमने लगभग 450 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मतलब कर रहे हैं, और उसमें 50-60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो पार्ट 9 जो है वो आ जाने वाला है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह में, है ना। तो दोपहर में 1:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और इसका पार्ट 9 होगा। अब देखते हैं कि इसमें हम कितना कवर करते हैं, और पार्ट 10 जाता है या 9 में मैं खत्म कर देता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरे एनर्जी पे और मूड पे, है ना, ऐसा चीज है। तो बेसिकली, है ना, और कितना डेप्थ में क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम कितना लगता है, क्लियर। और उसके बाद हमने साइंस की जो है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दी है 20 साल की, तो वो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगा आपको। 6 वीडियो है उसमें, और अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो आप सीधा मैराथन देख सकते हो 5.5 घंटे की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके 6 वीडियो देख लो, ताकि आपको जो है चीजें याद रहे। मैराथन लास्ट टाइम के लिए होती है, जब एग्जाम में 2-3 दिन बचा हो, उस टाइम पे मैराथन देखना, दैट विल हेल्प यू मोर, है ना। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है पढ़ने का, इसलिए मैंने मैराथन भी डाल दी है, और आपके लिए वो भी डाल दी है, मतलब डेली क्लासेस की वीडियो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हिस्ट्री की और साइंस की मिल जाएगी। जैसे ही आज अगर हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और इन केस अगर नहीं होता है तो कल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और ज्योग्राफी फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी बचेगी, पॉलिटी और ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हमारा जो है पूरा जो सिलेबस है बेसिकली खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। उसके अलावा और कुछ बचता है तो वो भी टाइम रहेगा, तो आराम से करेंगे, है ना। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट 100.com करके यहाँ पे दिया गया है एडुटेरिया में, फर्स्ट नेशनल करंट अफेयर्स, इसको देखते हैं फटाफट से। तो बोला गया है, विच सिटी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज 4th क्राफ्ट सिटी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन वाइज जो है ना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। इसीलिए मैगजीन्स मुझे ज्यादा पसंद है, और इसलिए मैंने ये मैगजीन भी चूज किया। मैंने और भी मैगजीन देखी है, बट मुझे ये ज्यादा बेटर लगी, है ना। तो चलो, विच सिटी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडिया का 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको बोला गया, तो वो श्रीनगर है। श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अदर 3 इंडियन क्राफ्ट की सिटी अगर मैं बोलूंगा तो वो जयपुर है, मलप्पुरम है, और मैसूर है। तो अब याद रखोगे कि श्रीनगर जो है उसको पहला दिया गया है, और बाकी 3 की बात करें तो जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर भी, ये 4 आप याद रखोगे, है ना। तो उसके बाद है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच सिटी ऑफ केरला एज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, केरला की किस सिटी को फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है, तो एक कोझिकोड सिटी है, कोझिकोड सिटी। उसके बाद है, विच बिकेम द सेकंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने वाली कौन सी दूसरी मिलिट्री स्टेशन बनी है कंट्री में, दूसरी पूछा गया है, तो क्या होगा, जयपुर मिलिट्री स्टेशन क्या है, दूसरी बनी है। और पहली कौन थी, पहली थी नारंगी, गुवाहाटी, असम। पहला असम में, दूसरा जयपुर में, मतलब देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट में असम है और वेस्ट में आपका जयपुर पड़ता है ना। तो पहली ईस्ट में है, दूसरी वेस्ट में है, क्लियर है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, या फिर मेरे चैनल के ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे, है ना, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा,
एपिसोड वाइज, है ना। चलो फिर क्या है, विच हाई कोर्ट implemented the menstrual leave policy for its women employee, मतलब बेसिकली वुमेन एम्प्लॉयज के लिए menstrual leave policy किस हाई कोर्ट ने इंप्लीमेंट की है? ये सिक्किम हाई कोर्ट था। कौन था? सिक्किम हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम हाई कोर्ट ने menstrual leave policy को इंप्लीमेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन in the world to climb Mount Everest and Mount Lois twice in the same session? ओके, दो माउंटेन इन्होंने एक बार में क्लाइम किए हैं सेम सेशन में। क्या नाम है इनका? पहले पर्सन है ये, पहले जहां पे लिखा रहेगा ना, पहली वुमेन, पहला पर्सन, पहला डिसीजन, पहला ऑर्डर या पहला लॉ, है ना, इस तरह की चीजें याद रखेंगे हम, है ना। तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन कौन है? सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता। हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट एट एज ऑफ 55? 55 साल की उम्र में कौन सी महिला ने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है? तो आंसर क्या होगा? ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की है ज्योति रात्रे। तो याद रखिएगा, सत्यदीप ने 2 बार चढ़ाई की है, एक बार माउंट एवरेस्ट की, एक बार माउंट लोसे की, ओके, और सेम सेशन में की है सत्यदीप गुप्ता ने, है ना। और अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन की, तो ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में पूछा गया है। पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, हेलीकॉप्टर चलाती है। क्या नाम है इनका? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, है ना। इनके नाम में 2 चीजें हैं, एक अनामिका भी है, एक राजीव भी है, तो इस तरह से थोड़ा सा यूनिक नेम है, याद कर सकते हैं। अनामिका बी राजीव जो है वो क्या करती है? पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? अनामिका बी राजीव। अगले क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रैफिक? वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर पूछा गया है, कौन सा होगा? रिलायंस जियो, ये आपको याद रहेगा। हु बिकेम द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी फीचर्ड ऑन द कवर पेज ऑफ द अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक? न्यूज़वीक अमेरिकन मैगजीन एक क्या है? न्यूज़वीक क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूज़वीक क्या है? व्हाट इज न्यूज़वीक? न्यूज़वीक क्या है? एक अमेरिकन मैगजीन है। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जिनको इस पेपर पे, कवर पेपर पे जो है फीचर किया गया है? उनका नाम है नरेंद्र मोदी, राइट। अगला सवाल है कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बीन अनाउंस टू बी बिल्ट? कहां बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन? तो ये मुंबई में, ये मुंबई में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। विच हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम? लार्जेस्ट पोर्ट पूछा है, कार्गो वॉल्यूम मतलब जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं लार्जेस्ट पोर्ट, जहां से बहुत जो कार्गो उसको बोलते हैं बेसिकली। और लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो पारादीप उड़ीसा, मतलब उड़ीसा वाला जो पोस्ट है हमारा, पोर्ट है हमारा, वो सबसे बड़ा पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट बीन डिस्कवर्ड? किस स्टेट में, कौन से राज्य में जो है 5200 साल पुराना हड़प्पा का सेटलमेंट जो है मिला है? वो कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में लोथल भी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Which bank became the first private bank in India to open a branch on Kavarati Island of Lakshadweep? लक्षद्वीप के कवरती आइलैंड पे पहला ब्रांच खोला गया है प्राइवेट बैंक के द्वारा। कौन सा पहला प्राइवेट बैंक है ये? इसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक उन बैंक में शामिल होता है जिसको हम बोलते हैं टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल का मतलब है इतने बड़े बैंक जो फेल कर जाए तो इंडिया की इकोनॉमी हिल जाए, है ना। उसमें HDFC, SBI और शायद ICICI आता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, which state became the first state in the country टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड? पहला 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड उस स्टेट ने क्या किए हैं? इशू करवाए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ जिसको बोलते हैं, उसके तहत। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, है ना, और इसीलिए याद रखिएगा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो वहीं पे इशू करवाए गए हैं। उसके बाद सवाल है, इन विच हॉस्पिटल इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे है सोम को ओपन किया गया है? तो वो महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली में खोला गया है। फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे है ये, सोम नाम है इसका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बस? ओके, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये, है ना, LPG नहीं है। ओके, ये क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। ऑपरेटेड बस क्या कहां पे हुई है? महाराष्ट्र में। तो हमने देखा कि ट्राई डिफेंस सर्विस स्टेशन भी कहा? मुंबई में खुल रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि ये जो LNG वाली बस है और ये भी कहां खुल रहा है? ये भी कहां है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद याद रखिएगा, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड एशिया की पहली सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर लीकर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, है ना। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मैं बता सकता हूं पर टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड एशिया की पहली सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट?
तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी। कौन सा स्टेट जो है वो इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड एटीटी प्लेटफॉर्म है? तो ये केरला है ना। केरला याद रखिएगा, गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी वहां पे, जैसे ओटीटी का मतलब होता है नेटफ्लिक्स वगैरह जो है, अमेजॉन प्राइम वगैरह जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। तो ये पहली बार एक राज्य सरकार जो है वो एक ओटीटी ओन कर रही है, इसका नाम जो कि केरला राज्य सरकार है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10 डेज 10 दिन का एडिशनल कैजुअल लीव दिया जाएगा वुमेन एम्प्लॉइज को। किसने बोला है? उड़ीसा गवर्नमेंट। अभी हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल लीव की, तो वो किस हाई कोर्ट ने बात की थी? सिक्किम हाई कोर्ट ने। और अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 दिन की एडिशनल छुट्टी दी जाएगी वुमेन एम्प्लॉइज को। स्टेट गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? तो वह उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और उड़ीसा का ही पोर्ट है ना, पारादीप पोर्ट, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कार्गो। चलिए, वेयर विल इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रोज जो है शुरू की जाएगी? वो बेंगलुरु में। बेंगलुरु जैसे एडवांस शहरों में ही ऐसी चीजें पॉसिबल है, तो एक तुक्का लगाएंगे तो ध्यान में आपको आ जाएगा कि बेंगलुरु ही आंसर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और जहां जहां मैं रिपीट कर सकूंगा वहां मैं रिपीट करूंगा। वेयर विल इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री बी लॉन्च? गीगा फैक्ट्री, इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी की एनर्जी को स्टोर करने वाला सिस्टम गीगा फैक्ट्री को लॉन्च कहां किया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। श्रीनगर के रिगार्डिंग हमने अभी पढ़ा था कि इंडिया के 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वो श्रीनगर है, 4th है ना, 4th है। और पहली 3 कौन है? जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर, याद रखिएगा। अगला है हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम बाय बिलियर्ड्स म्यूजियम? बिलियर्ड्स म्यूजियम के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसको रखा गया? हॉल ऑफ फेम बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा मतलब एक ऐसी उपाधि होती है जो उनको दिया जाता है जिन्होंने बहुत फेमस हो चुके हैं अपने करियर के लिए, है ना। तो ये पंकज आडवाणी को जो है दिया गया है हॉल ऑफ फेम बिलियर्ड्स म्यूजियम के द्वारा। ओके, which state became the first state in the India to provide real time data, okay, real time data of water from dams and canals to general public through a portal? तो रियल टाइम डेटा दिया जाएगा किसको? जनरल पब्लिक को, पोर्टल के थ्रू, कि कितना डैम में कितना पानी है, कैनाल में कितना पानी है वगैरह। और ये पहला स्टेट बना है ऐसा करने वाला। तो ये कौन सा स्टेट है इसके बारे में पूछा जाए तो राजस्थान। पानी की बात आ रही है तो राजस्थान पीछे कैसे हटेगा? राजस्थान ही जो है वो सही आंसर होगा, है ना। चलो अगला जो है पूछा गया है कि वेयर हैज बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड शिवा टेम्पल? याद रखिएगा, ओम शेप्ड है, ओम शेप का शिव टेम्पल जो है इनॉग्रेट किया गया है। ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया है। कहां किया गया? पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया ओम शेप के शिव टेम्पल। विच बिकेम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री टू अप्रूव द इंडियन फार्माकोपिया? स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री जिसने इंडिया फार्माकोपिया को अप्रूव किया है वो कौन है? तो निकारागुआ एक देश है। ओके, इसका नाम याद रखिएगा। अगला है विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, इंसान और जानवर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मुठभेड़ होता है ना, जो एनकाउंटर होता है, वो क्या है? एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है। किसने कहा? ये केरला ने कहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म ओन करने वाला भी कौन है? केरला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विच ऑपरेशन हैज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ताकि कैटल स्मगलिंग, जो मवेशी की स्मगलिंग होती है, ओके, उसको रोका जा सके? तो ये ऑपरेशन कामधेनु समझ में आ रहा है? गाय का नाम होता है, गाय को बोला जाता है कामधेनु, है ना। तो इससे आप दिमाग लगा सकते हैं। बस याद रखना कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, है ना। Where has been India's first oil palm processing mill inaugurated under Mission Palm Oil? पाम ऑयल की प्रोसेसिंग मिल कहां पे है इंडिया की पहली? ये पूछा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अगला है विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू बाय लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म? पहली स्टेट है, ऐसे राज्य जिसने कश्मीर में जमीन खरीदी है टूरिज्म के लिए, तो कौन है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र देखो न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम? कल्की धाम की जो है फाउंडेशन स्टोन कहां रखी गई है? तो ये संभाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, श्री कल्की धाम, ध्यान रखिएगा। अगला है वेयर विल इंडिया टॉलेस्ट स्काई डेक बी बिल्ट? इंडिया की सबसे लंबी सबसे लंबी है टॉलेस्ट स्काई डेक कहां बनाई जाएगी? बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु। ड्राइवरलेस मेट्रो भी बेंगलुरु में आएगी, टॉलेस्ट स्काई डेक भी बेंगलुरु में आएगी, है ना। और अभी हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा कि सबसे हाईएस्ट जो टनल है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट पाम ऑयल प्रोसेसिंग है वो भी कहां होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है। क्लियर है?
नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडिया लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु को इनॉग्रेट किया जाएगा? तो ये गुजरात में सुदर्शन सेतु को, ये सबसे लंबी केबल ब्रिज रहेगी और इसको गुजरात में जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। फिर है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% डोमेस्टिक टैप वाटर? 100% डोमेस्टिक टैप वाटर जो है वहां पहुंच चुका है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। बहुत न्यूज में है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट टनल यहीं पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वेयर हैज बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक? वैदिक क्लॉक विक्रमादित्य इनॉग्रेट कहां किया गया है? ये उज्जैन के मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, सॉरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया, राइट। चलिए आगे है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड फ्री बस ट्रैवल? फ्री बस सेवा दी जाएगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो ये दिल्ली में होता है, दिल्ली में ही है ना, वुमेन को भी है और यहाँ पे अब ट्रांसजेंडर को भी है। इन विच स्टेट्स असेंबली द प्रपोजल टू टीच भगवत गीता की स्कूल कक्षा 6 से 12वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाए? किस राज्य सरकार का जो है एक प्रपोजल था? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, है ना। सुदर्शन सेतु कहाँ है? गुजरात में है, लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, याद रखिएगा, गुजरात में। ओके, उसके बाद नया हड़प्पा का एक नया सेटलमेंट मिला है, कहां पे? गुजरात में ही मिला है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेयर हैज बीन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम? पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है रीडिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना, है ना, रीडिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस या स्टडी बोलेंगे, रीडिंग नहीं बोलेंगे, स्टडी बोलेंगे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस उसको बोलते हैं। अभिलेख को पढ़ना बेसिकली एपिग्राफी होती है। तो बोला गया पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम एपिग्राफी का कहां खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा सलारगंज म्यूजियम, हैदराबाद में, है ना। ठीक है, अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक बार आपने सुन लिया है अब आपको सब याद हो जाएगा, नहीं, एक बार में याद नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि एक बार में चीजों को ग्रैस्प करना इतना इजी नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी, बिल्कुल याद होंगी, जो यूनिक होगा। जैसे लक्षद्वीप में किसने खोला बैंक, प्राइवेट बैंक ब्रांच? एचडीएफसी ने, ये याद हो गया होगा। तो एक बार में सारी चीजें नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ 70% चीजें आपको ध्यान होगी। अब बस क्या करना रहता है, इसको एक बार और कब देखना है? एग्जाम से पहले, मैराथन जब मैं डालूंगा उसको देख लेना, है ना, तो क्लियर हो जाएगा, वापस से रिवीजन हो जाएगा, है ना। ऐसी पढ़ाई होगी। सब कुछ सोचोगे कि मैं डेली 2-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, तो इम्पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं कर सकोगे, है ना। बाकी चीजें पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इतना कुछ है सिलेबस में। चलो अगला है, व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट? स्टेट फ्रूट बोला गया है, असम गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि ये हमारा क्या बनेगा? स्टेट फ्रूट बनेगा, स्टेट का फल बनेगा। क्या बोला गया है? काजी नीमू। काजी नीमू एक फल का नाम है। ओके, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट फ्रूट बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, वेयर हैज द फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक? ह्यूमन डीएनए बैंक जो है नॉर्थ इंडिया में खोला गया है, तो वो बीएचयू में खोला गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री पे आ जाए क्या? थोड़ा सा आ जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, एट विच प्लेस एयर इंडिया विल एस्टैब्लिश साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल? फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मतलब जहां पे आप सीखते हैं कैसे आप प्लेन उड़ाते हैं, है ना, तो ट्रेनिंग स्कूल उसको बोलते हैं। तो एयर इंडिया जो है पहली वो खोलेगा साउथ एशिया में लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल टू प्रमोट पायलट ट्रेनिंग इन इंडिया। ये कहां खोला जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश, है ना। साउथ एशिया बोला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ एशिया में इंडिया में कहां खोला जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा। उसके बाद है, वेयर विल द फर्स्ट, थोड़ा और जूम कर ले क्या इसको, थोड़ा और कर लेते हैं, पॉसिबल तो है करना, है ना, ठीक है, हाँ। उसके बाद है, वेयर विल द फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल बी एस्टैब्लिश? डिसेबल्ड, है ना, डिसेबल्ड मतलब जिन लोगों को कुछ नेचुरल प्रॉब्लम होती है, डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी खोली जाएगी ईस्टर्न इंडिया में। कहां पर? तो ये रांची झारखंड में खोली जाएगी, रांची झारखंड में, ध्यान रखिएगा। फिर है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड? नॉनवेज बैन कर दिया गया उस शहर में, कौन सा शहर है ये? ये पलितना, भावनगर, गुजरात है। भावनगर गुजरात में क्या किया जाए? नॉनवेज बैन कर दिया गया है। गुजरात ने ही ये बोला है कि क्या किया जाए? भगवत गीता पढ़ाई जाए 6 से 12 तक की कक्षाओं में, है ना, प्रपोजल दिया था उसने। उसके बाद है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रीनेम किया है दरबार हॉल को, क्या नाम दिया है? गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप बोला गया है, ध्यान रखिएगा। डेमोक्रेसी हाउस करके बोल सकते हैं इंग्लिश में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन म्यूजियम बिल्ड? ओके, तो पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में बनाया गया। मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम है ये, कहां बनाया गया? चंडीगढ़ बनाया गया। उसके बाद, वेयर हैज बीन इंडियाज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड? इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये एजवेल मिजोरम, ये एजवेल मिजोरम में किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वेयर हैव बीन इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम? अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो हुमायूं टॉम्ब, न्यू दिल्ली। हुमायूं का टूम, न्यू दिल्ली, ओके। और हुमायूं टूम किसने बनाया था? इसकी वाइफ ने, हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था हुमायूं का टूम, है ना। तो ये मैंने आज क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने कल क्लास में पढ़ाया था, सॉरी, इसलिए मुझे याद है।
नेक्स्ट क्या है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो ये कहां पे है रिसर्च सेंटर इसका, चंदबाली भद्रक उड़ीसा में है। ये कहां पे, उड़ीसा में। उसके बाद है विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। सिल्वर का प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कौन सी कंपनी पूछा है, कंपनी बनी है तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL। ओके। इन विच सिटी अप्रूवल हैज बीन गिवन टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट IIT सैटेलाइट कैंपस। IIT का सैटेलाइट कैंपस जो है उसको बनाया जाएगा, अप्रूवल मिल चुका है। कहां पे, उज्जैन में। और वैदिक क्लॉक भी कहां लगाया जाएगा, उज्जैन में, है ना। तो उज्जैन के रिगार्डिंग दो न्यूज ध्यान रखिएगा। अगला है विच कंट्री हैज पास नेशन वाइड लॉ टू डील विथ हेयर डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेसेस। ओके, डिस्क्रिमिनेशन से डील करने के लिए नेशन वाइड लॉ किस कंट्री ने पास किया है, तो वो कौन सा है, फ्रांस है। कौन सा है, फ्रांस। विच डिक्लेरेशन इशूड टू एलिमिनेट डेथ ड्यू टू मलेरिया। मलेरिया के कारण जो डेथ होती है, ओके, उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया गया था, इसका नाम है याओइंदे डिक्लेरेशन। क्या नाम है, याओइंदे डिक्लेरेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा मलेरिया के लिए। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टूरिज्म कैपिटल ऑफ कंट्री बाय नेपाल। नेपाल के द्वारा टूरिज्म कैपिटल बोला गया है कंट्री का, किसको बोला गया है, पोखरा को, है ना। पोखरा क्या है, टूरिज्म कैपिटल है नेपाल का, नेपाल ने अनाउंस किया है। Which country has unveiled the world's first 3D printed mosque? 3D printed mosque की बात हो रही है। अगर हम बात करें फर्स्ट डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम, तो हैदराबाद है ना, अभी मैंने पढ़ाया। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D printed mosque कहां पे है, तो ये जेद्दा, सऊदी अरेबिया, है ना। उसके बाद है who has become the first person in history to reach Point Nemo। Point Nemo पहुंचने वाला, the farthest point on earth। पहला पर्सन पूरे मतलब इतिहास का पहला पर्सन जो पॉइंट नेमो पहुंचा है। पॉइंट नेमो क्या है, तो ये फार्देस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे दूर का पॉइंट है अर्थ पे। ये क्रिस ब्राउन नाम है ना, क्रिस ब्राउन नाम है इसका, ये जो पहुंचा है। फिर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वन पर्सन वन फाइल मास सर्वेलेंस प्रोग्राम। एक पर्सन एक फाइल है, एक फाइल यूज करेगा। मास सर्वेलेंस प्रोग्राम किस कंट्री ने जो है लॉन्च किया है, तो ये चाइना है। ये चाइना है ना। उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान जिसने इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द मैक्सिमम 1000 डे इन स्पेस, जिसने 1000 दिन स्पेस में गुजार चुका है, वो रशिया का ओलेग कोनोनेंको है। ओके, नाम भी अजीब सा है, ओलेग कोनोनेंको। ओके, ये पहले पर्सन है जिन्होंने 1000 दिन, 100 दिन नहीं, 1000 दिन जो है स्पेस में बिताए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहां 100 करके क्वेश्चन में दे देगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, है ना। 3-0 है। हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 30th टाइम। 30th टाइम, है ना, 30वें बार जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। क्या नाम है, कमीरीता शेरपा। ओके, तो ये शेर है ना। शेर से याद रखिए, शेर कोई शेर ही होगा तो 30th टाइम जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है ना, तो कोई शेर ही होगा, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है, इसको बोलते हैं अल मखतूम, इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम खोला जा रहा है, कहां पे, दुबई, UAE में। नाम काफी अच्छा है ना, अल मखतूम, साउंड्स गुड। नेक्स्ट है विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी। एक नई करेंसी जो है लॉन्च की गई है, नया जो है पैसा लॉन्च किया गया है, कॉल्ड जिग बोला जाता है। ये किसके इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, जिम्बाब्वे ने जिग लॉन्च किया है। क्लियर है। तो देखो ये कितनी बढ़िया तरीके से नेशनल न्यूज हमने कवर किए। 70 नेशनल न्यूज थे, जिसमें फर्स्ट वाले सारे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े हैं, और काफी चीज आपको याद होगी। आई कैन गारंटी 70% क्वेश्चन आपको याद होंगे। 30% अगर आप भूल भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं, उतना चलता है, माइंड उतना पावरफुल नहीं होता है मतलब सबका, है ना, कि वो ग्रास्प कर पाए, कोई बात नहीं, है ना। मुझे भी याद नहीं रहता है, बार बार रिविजन करेंगे तभी याद होगा। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप, और देखो मैं एक काम करूंगा, करंट अफेयर कंप्लीट करते ही ना मैराथन में तुरंत डाल दूंगा, ताकि आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सको, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी डाल दूं मैराथन। अगले पे आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज को देखेंगे तो इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन है कि विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री, पहला देश ऑफ साउथ अमेरिका का जिसने इंडिया UPI को अडॉप्ट किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पेरू है जो है वो क्या है, पहला कंट्री है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका आपको पता है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पेरू नाम का देश है, उसने UPI को अडॉप्ट किया है इंडिया का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार बात करें तो कौन सा स्लोएस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में, तो लंदन है। लंदन जो है क्या है, सबसे स्लोएस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद वेयर वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड BAPS स्वामी नारायण मंदिर, द फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द गल्फ कंट्री। तो ये जो मंदिर है वो अबू धाबी में UAE में खोला जा रहा है, जहां पे मखतूम एयरपोर्ट भी खोला जा रहा है ना। तो मुझे याद हो गया, है ना, कितना अच्छा नाम है। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज।
सेम सेक्स मैरिज, दूसरी बात क्या बोली है, फर्स्ट कंट्री बोली है, और क्या बोला गया, साउथ ईस्ट एशिया बोला गया है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ये सब जो वियतनाम वगैरह का रीजन है वहां पे बोला जा रहा है। तो क्या होगा, आंसर होगा थाईलैंड, थाईलैंड हो जाएगा। और अगर एशिया में बात करें तो एशिया में ताइवान, नेपाल, है ना, ताइवान और नेपाल ने एशिया में किया है। और बाकी अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में तो थाईलैंड जो है सही आंसर होगा। Which became the 100th country, 100वीं कंट्री बनी है टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर, ये पराग्वे है। ओके, 99th कंट्री स्पेन थी। और सोलर अलायंस वही जो कम कंट्री ज्वाइन करेगी जो इक्वेटर के पास होगी, जो इक्वेटर के पास में होगी, यहाँ पे होगी, है ना, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट हमेशा आती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पराग्वे जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कभी आपको दे देगा ऑप्शन में कनाडा वगैरह तो भूल जाइएगा, वो सब कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वहां है ही नहीं, इक्वेटर से बहुत दूर है। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड राइट टू अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में राइट टू अबॉर्शन को इंक्लूड किया गया है, किस देश के द्वारा ये पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस ने किया है। अभी हमने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक लॉ भी जो है फ्रांस लेकर आया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि राइट टू अबॉर्शन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस लेकर रहा है, तो फ्रांस ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है। In which city the world's first jet suit race organized? jet suit race organize की गई है किस सिटी में, दुबई में, ये भी दुबई में की गई है। अगला है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन इंडिया जन औषधि इनिशिएटिव, पहला देश जो इंडिया की जन औषधि इनिशिएटिव में साथ दे रहा है, कौन है, मॉरिशियस, मॉरिशियस है ना, मॉरिशियस अभी हमारी हाल ही में जो है हम जो है काफी ये थे, तो मॉरिशियस जो है वो इंडिया का साथ दे रहा है जन औषधि इनिशिएटिव में। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर किसने अनवील किया, तो वो है रोमानिया, रोमानिया। अब यहाँ से मुझे दो क्वेश्चन और याद आ रहे हैं, उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। और जन औषधि के बारे में सुना मैंने, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है 5 करोड़ लोगों को कहाँ दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और रोमानिया से मुझे याद आ गया कि मैं रशिया की बात करूं, रशिया के कौन थे, ओलेग नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने 1000 दिन कंप्लीट किए हैं स्पेस में, पहले व्यक्ति बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, ईच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, ईयू में, है ना, ईयू में, टू लीगलाइज द यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनाबीज, है ना, कैनाबीज का मतलब आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, तो जर्मनी में, है ना, इन्होंने जर्मनी में कैनाबीज, कैनाबीज मतलब बेसिकली वीड होता है, तो वीड जो है वो क्या किया है, लीगल कर दिया है जर्मनी में। ओके, इतना ही था इसमें 60। ओके, अगला क्वेश्चन, अगले आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट, 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण। हमने अभी क्या पढ़ा, 3D प्रिंटेड मॉस्क पढ़ा था, कहां पढ़ा था, जेद्दा में, जेद्दा में, है ना, याद रखो, जेद्दा सऊदी अरेबिया, 3D प्रिंटेड मॉस्क, वर्ल्ड का पहला। और वर्ल्ड का पहला जो है फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण, अग्निबाण नाम है। इन विच ईयर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4 मिशन हैज बीन अनाउंस्ड, चंद्रयान 4 को हम लोग कब लॉन्च करेंगे, तो 2028 में लॉन्च करेंगे, मतलब आज से 4 साल बाद। Who launched India's first domestic gene therapy? फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी को किसने लॉन्च किया है फॉर कैंसर, क्या नाम है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड फर्म, क्या नाम है, ईरा। ईरा जो है वो इंडिया की, भारत की पहली एआई बेस्ड फर्म है, फिल्म है, सॉरी फिल्म है, क्या नाम है, ईरा। उसके बाद है, विच फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर आइरिस इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट स्कूल। अच्छा, इंडिया की पहली फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर जो है, टीचर मतलब एआई से बनी हुई है, जिनका नाम आइरिस है, वो किस स्टेट की, किस राज्य के स्कूल में जो है इंट्रोड्यूस की गई है, तो तिरुवनंतपुरम केरला, है ना, तिरुवनंतपुरम केरला। नासा's मैगेलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट, तो ये जो मैगेलन मिशन है नासा का, ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है, तो ये वीनस, है ना, वीनस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। वीनस को जो है हम लोग अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, और वीनस जो है उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। वीनस का अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है। हु लॉन्च्ड द कोविनेट टेस्ट किट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द वर्ल्ड, कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च की थी, तो ये WHO था। Which company introduced the world's first fully autonomous AI software engineer, Devin? सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, वर्ल्ड की, दुनिया की पहली ऑटोनोमस मतलब खुद से काम करने वाली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, क्या नाम है, डेविन नाम है, डेविन नाम है। किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो नाम है कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका की है कंपनी है कॉग्निशन कंपनी। फिर क्वेश्चन है, इन ऑन विच प्लैनेट अ ह्यूज वोल्केनो, एक बड़ा सा ज्वालामुखी जो है नेम्ड नॉक्टिस को डिस्कवर किया गया है, ये मार्स में है, ये मार्स में एक वोल्केनो है नॉक्टिस, है ना। Which is the world's first spacecraft to bring back samples from the far side of the moon? Okay, Chang'e 6 चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट है जो सैंपल जो है वो मून की बहुत फार साइड से भी लेके आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, इतने क्वेश्चन हमने 80 क्वेश्चन कर लिए।
अगला है एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा नहीं तो, हाँ, विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल, वर्ल्ड की पहली एलएनजी बस हमने पढ़ी थी, एलएनजी ऑपरेटेड बस कहां पे, महाराष्ट्र में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, तो ये कहां पे है, ये कौन सी कंपनी लॉन्च की है, बजाज ऑटो ने, बजाज ऑटो ने, अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफी वायरल थी। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मैमूथ दैट अब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चूसने वाली कौन सी कंट्रीज ने जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लांट, क्या नाम है, आइसलैंड नाम है, आइसलैंड। वेयर इज इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन, गिद्धों का जो है संरक्षण जो केंद्र है वो खोला जा रहा है कहां पे, महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश। देखो वल्चर क्या है, वल्चर महाराज है ना, वल्चर पक्षियों का महाराज जैसा है ना, तो उसको जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हम लोग कर रहे हैं उसका ब्रीडिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद कीजिएगा। अगला है, बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को, कब किस साल तक हम लोग 1 लाख मेगावाट तक कर लेंगे, तो ये 2047 तक, 2047 तक। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा, बताइए, जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट है बस। चंद्रयान 4 फटाफट से कमेंट कीजिए, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कमेंट करो, है ना, जल्दी, कब कब कब, 2028। चलो, वेयर हैज बीन इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड, क्लाइमेट क्लॉक, चलिए अब मुझे ये बताइए कि वैदिक क्लॉक कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, वैदिक क्लॉक कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, ऑप्शन दो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उज्जैन, है ना, मध्य प्रदेश, उज्जैन। चलिए, क्या बोला गया, इंडिया का पहला क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल, पहला क्लाइमेट क्लॉक कहां इंस्टॉल किया जा रहा है, तो ये CSIR हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। Who became the youngest mountaineer of India to climb Mount Everest? यंगेस्ट कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, तो ये क्या है, काम्या कार्तिकेयन जो है वो कौन है, यंगेस्ट है 30, और 30th बार किसने चढ़ा है, शेरपा, है ना, शेरपा नाम की कोई थी लेडी, उन्होंने चढ़ा है ना, शेर से शेरपा याद रखोगे, बस उतना ही काम है। काम्या कार्तिकेयन कौन है, ये यंगेस्ट है, मुंबई की है ये। Who became the world's third largest solar energy producing country? थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, इंडिया है। और अभी हमने देखा कि 100th कंट्री कौन है जो सोलर अलायंस का भाग बना है, क्या नाम है, पराग्वे, है ना, पराग्वे। और 99th स्पेन, है ना, स्पेन, ध्यान रखिएगा। Who became the first Indian state to release the Gross Environmental Product GEP Index for the development of ecosystem? उत्तराखंड ने ये जो है रिलीज की है। Which state government launched उपवन योजना को किसने लॉन्च किया है, एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना टू इंक्रीज ग्रीन कवरेज एंड कंजर्व ओल्ड ट्रीज इन स्टेट। ओके, राज्य की जो पुराने पेड़ हैं उसके संरक्षण के लिए किसने लॉन्च किया है ये उपवन योजना, तो ये है उत्तर प्रदेश। Which state government launched the digital platform disaster reporting information management system to enhance disaster management capabilities? अब देखिए, डिजास्टर की बात हो रही है तो ऐसे स्टेट होंगे जहां डिजास्टर होता है, जहां होता ही नहीं है वो क्यों लॉन्च करेगा, समझ में आ रहा है बात। तो वैसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे अगर वैसा ऑप्शन आता है तो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, असम है, इसका आंसर असम है ना। तो असम, उड़ीसा वगैरह ऐसा स्टेट है जहां पे डिजास्टर बहुत होता है। क्लियर, चलो अगले पे आते हैं। अगला है, Who has been, अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज है। Who has been chosen as टॉर्च बियर फॉर पेरिस ओलंपिक। देखो, टॉर्च बियर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ओलंपिक गेम शुरू होता है या फिर कोई भी एथलेटिक गेम वगैरह शुरू होता है ना, तो क्या होता है, एक जो बहुत अच्छे जो मतलब जो एक इंस्पिरेशन होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो जो है एक मशाल लेके आगे आगे दौड़ते हैं पहले, है ना। स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है पूरा एथलेटिक जो प्रोग्राम है वो, है ना, उस टाइम पे उसको एड्रेस करते हैं पूरे एथलेटिक मीट को वो, है ना। तो इस तरह से टॉर्च बियर होता है। तो पेरिस ओलंपिक में टॉर्च बियर किसको चूज किया गया, तो अभिनव बिंद्रा आपको पता है कौन है। नेक्स्ट है, Which state government launched digital detox initiative to reduce adverse effect of online gaming? ऑनलाइन गेमिंग का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स किसने शुरू किया है, तो नाम है कर्नाटका जो है वो बहुत साउथ इंडिया में है और उन्होंने ही शुरू किया है। द चेस प्लेयर हु बिकेम द 85th ग्रैंड मास्टर, देखो ग्रैंड मास्टर बहुत सारे हैं, 85, 86 ऐसे करके हैं, तो 85th कौन है, पी श्याम निखिल कौन है, 85th ग्रैंड मास्टर है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है, who has been chosen as chef de mission of the Indian contingent in Paris Olympic, किसको चूज किया गया, गगन नारंग को। ओके, in which sport Swapnil Kusale
won the bronze medal in Paris Olympic. Paris Olympic में ब्रॉन्ज मेडल किस स्पोर्ट में मिला है स्वप्निल कुसाले को? तो क्या कौन सा स्पोर्ट है? 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन. ओके, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन. अगला है इन विच स्पोर्ट अमन शेरावत को नाम से समझ में आ रहा है अमन शेरावत कौन है ना? विन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग. इन पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट रीच द फाइनल इन हाउ मच वेट कैटेगरी ऑफ रेसलिंग? 50 किलो वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट. धीरज बोम्मा देवरा हु वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आर्चरी. धीरज बोम्मा देवरा, ओके, देवरा ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो आर्चरी से. अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? देव उस टाइम जो देव थे, पुराने जो हमारे देव थे, देव क्या चलाते थे? तीरंदाजी करते थे. तीरंदाजी है ना? तो तीरंदाजी मतलब क्या होता है? आर्चरी होता है. तो धीरज बम देवरा क्या क्या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आर्चरी. विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल इन पेरिस ओलंपिक? किस कंट्री ने टॉप किया है? तो नाम है अमेरिका. पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल. व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक? मेडल टैली जो है इंडिया की पोजीशन क्या थी उसमें पेरिस ओलंपिक में? तो ये 71st थी. 71st. क्लियर? तो इतना आपको ध्यान होगा. ओके, अगले पे आते हैं. चलो, अब यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है. फेस्टिवल से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे. ये हाइलाइटर यूज करो क्या? ठीक लगेगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा फिर. पेन ठीक है. चलो, क्या है? बेहदीन क्लम फेस्टिवल जो है वो मेघालय में हुआ था. जुलाई में होता है. खर्ची पूजा फेस्टिवल जो है वो त्रिपुरा में होता है. त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है. ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपुरा के ऊपर, है ना? उसके बाद हेमिस फेस्टिवल. हेमिस आपको पता है ये लद्दाख में होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा. देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है ये सब चीजें तो प्लीज इसको पढ़ा करो, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट बात है. अंबुबाची मेला जो है वो असम में होता है, गुवाहाटी के असम में. नेशनल डिजास्टर के बारे में हमने बात की थी कि उसके लिए कौन प्लेटफॉर्म बनाया है? DRIMS असम ने, है ना? ध्यान रखिएगा. ऐसे भी वैकासी विशाखम फेस्टिवल कहां बनता है? तमिलनाडु में. सगा दवा फेस्टिवल सिक्किम में. चिथिराई फेस्टिवल मीनाक्षी टेम्पल में होता है ये. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो एप्रिकोट ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में होता है. योगा फेस्टिवल जो है वो पुणे में होता है. लोंगते फेस्टिवल बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में. त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो है वो केरला में हुआ. गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में. फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में, है ना? उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना? चलिए, फूलदेई और वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहाँ है? उत्तराखंड में है. ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल जो है हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में. इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल जो है कोलंबो श्रीलंका में. किसने कहा गीता पढ़नी चाहिए 6 से 12 कक्षा के बच्चों को? गुजरात ने. एलोरा अजंता फेस्टिवल ऑब्वियसली महाराष्ट्र में हुआ. अजंता जो गुफाएं हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा. और एलोरा में सारी चीजें आती हैं, है ना? बुद्धा की पद्म पानी की जो फोटो है, इमेज है, वो केव नंबर 1 अजंता के केव नंबर 1 में दिखाई गई है, जिसमें बुद्धा जो है वो नीले रंग का कमल का फूल लिए रहते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट है. जहां जहां मुझे लगेगा, जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताते जाऊंगा. देखो, अब लास्ट टाइम रिवीजन है, करना है. दोल जात्रा वेस्ट बंगाल में, नाम समझ में आ रहा है. 50th खाजुराहो. अब देखो, खाजुराहो बोल मध्य प्रदेश आ गया सीधा. इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ये चंडीगढ़ में हुआ था. बनाना फेस्टिवल बरनपुर मध्य प्रदेश में. चपचर कुट फेस्टिवल मिजोरम में. सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर फरीदाबाद में. क्राफ्ट से याद आया, कौन सा फोर्थ सिटी है या फोर्थ सिटी है क्राफ्ट के लिए? बताइए आप लोग, कौन सा है? श्रीनगर. पहला कौन था? जयपुर, है ना? उसके बाद क्या है? पक्के, एक मिनट इसको मैं रेस कर देता हूँ. हाँ, क्या है? पक्के पगा. हॉर्नबिल तो बहुत फेमस है. हॉर्नबिल आपको पता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश. काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में, ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा यूनिक नेम है, काला घोड़ा आर्ट. इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑब्वियसली राजस्थान. नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक. ओके, चंदूबाई फेस्टिवल. आप बाकी आप पढ़ लोगे खुद से, है ना? एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना. मैं इतना टाइम मेरा बहुत लग जाएगा, है ना? इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना. हॉर्नबिल आपको याद है नागालैंड में होता है ना? इस तरह से रीड कर लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. 33rd समर ओलंपिक गेम्स के ऊपर अब जो है हमारा जो पूरा जो है आर्टिकल है उसके ऊपर पढ़ते हैं. 33rd समर ओलंपिक गेम जो है कहाँ हुआ? पहली बात हुई है फ्रांस में. दूसरी बात यह है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में ये हुआ है. मतलब बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स है ना? उसके बाद याद रखिएगा कि हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी जो है वो स्टार्ट हो गया था 24 जुलाई से ही. तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था जो ओलंपिक गेम्स है वो 33rd है. पहला बात 33rd एडिशन है इसका, 33वां है ना? और ये स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई से. लेकिन हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 3 ऐसे गेम है जो कि 24 जुलाई से ही शुरू हो गए. पेरिस जो है वो सेकंड सिटी है, होस्ट 3rd समर ओलंपिक्स.
1900 में पेरिस ने होस्ट किया है, 1924 में होस्ट किया है, 2024 में होस्ट कर रहा है फिर से। ये सेकंड सिटी है 3 बार होस्ट करने वाला लंदन के बाद। लंदन ने 1908 में, 1948 में, 2012 में होस्ट किया। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले लंदन जो है, पहला जो है लंदन है जिसने 3 बार होस्ट किया है, और दूसरा कौन है? पेरिस है। क्लियर? थीम इंपॉर्टेंट है, थीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। थीम याद रखिएगा, थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या नाम है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं ग्रीन कर दूं क्या? ज्यादा बेटर लगेगा। हाँ, मोटो क्या है? मोटो है गेम्स वाइड ओपन। क्या है मोटो? गेम्स वाइड ओपन। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अगेन, थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। गेम खेलना है ना, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है। और मोटो क्या है? गेम वाइड ओपन। गेम, खुले हुए गेम, गेम वाइड ओपन। और मस्कट क्या है? मस्कट का मतलब होता है कि इसका साइन जो होता है उसको मस्कट बोलते हैं। ये मस्कट है उसका, है ना, ये मस्कट है। इसको क्या बोलते हैं? द फायरगेस। ओके, फ्राइगेस बोलेंगे, है ना, या हाँ फ्राइगेस बोलेंगे, फ्राइगेस बोलेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना है, मेरा गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, आपको याद करने से मतलब है। अगला है 206 नेशनल ओलंपिक कमेटी एंड द आईओसी रेफ्यूजी ओलंपिक टीम पार्टिसिपेटेड। कोई मतलब नहीं है। कितने प्लेयर है? कोई मतलब नहीं है। टोटल कितने स्पोर्ट्स हैं? 32 स्पोर्ट्स हैं इसमें, और 329 इवेंट्स है। कितने? 32 स्पोर्ट है और 329 इवेंट है। 329 इवेंट है। ओके, ये क्या हो गया? कितने? 32 स्पोर्ट है और 329 इवेंट है। क्लियर? चलो अगला है दिस टाइम 4 स्पोर्ट्स। इस बार 4 स्पोर्ट्स और है। कौन कौन से? ब्रेकिंग, ये क्या हो रहा है? एक मिनट सॉरी। हाँ, क्या है? ब्रेक डांस, उसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग भी है इसमें, और सर्फिंग, वेयर सर्फिंग को इंक्लूड किया गया है, इन विच ब्रेक डांस जो है उसको उसने डेब्यू किया है। ब्रेक डांस में पहली बार जो है ब्रेक डांस को इंक्लूड किया गया है ना। तो 4 स्पोर्ट, ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग। 3 एस और 1 बी, 3 एस और 1 बी। ओके, ट्रिपल एस बी याद रखिएगा, ट्रिपल एस बी। तो ओपनिंग सेरेमनी को साइन रिवर के पास में जो है वो किया गया है। साइन रिवर याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम ओलंपिक हिस्ट्री में। कहां पे है? पेरिस। ऑब्वियसली पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन है? थॉमस बेस्ट। नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला है ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट इन पेरिस। कौन कौन से ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पेरिस में सेट किए गए हैं? तो पहला दिया गया है बॉबी फिंक के। बॉबी फिंक ने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेंस 1500 फ्री स्टाइल स्विमिंग में। ओके, बॉबी फिंक, किसने? फ्री स्टाइल स्विमिंग में। उसके बाद है कार्लोस नसार ने नया रिकॉर्ड बनाया है क्लीन एंड जर्क कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग विद लिफ्ट ऑफ 224 केजी लिफ्ट किया है इन्होंने, कार्लोस नसार ने, है ना। नासार कर दिया सबको नासार कर दिया, याद रखिएगा ऐसे। लिम सी ह्यून जो है वो साउथ कोरिया के हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है वुमेन आर्चरी में। ओके, वुमेन आर्चरी में तीरंदाजी में। ओके, 694 पॉइंट्स के साथ। क्लियर? मॉन्ड डुप्लांटिस जो है वो स्वीडन के हैं, उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है मेंस पोल वोल्ट विद अ हाइट ऑफ 6.25 मीटर। ओके, उसके बाद नोआ लाइस है यूएसए के, जो इक्वल द ओलंपिक रिकॉर्ड विद अ टाइम ऑफ 9.79 सेकंड्स मेन के 100 फाइनल में। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं, इन्होंने नॉर्वे का एंड्रियस थॉर्किल्डसन का ओलंपिक रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 नेशनल ओलंपिक कमेटी वॉन देयर फर्स्ट मेडल ओलंपिक हिस्ट्री। 5 नेशनल ओलंपिक कमेटी को यहाँ मेडल मिला हुआ है। डोमिनिका को, सेंट लुसिया को, अल्बानिया को, कैबो वर्डे को, और रेफ्यूजी ओलंपिक टीम को। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रेक डांस ने डेब्यू किया है, पहली बार ब्रेक डांस यहाँ पे शुरू हुआ है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद एमी यूसा जो है ऑफ जापान की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन और वुमेन कैटेगरी में ब्रेक डांस की, याद रखिएगा, एमी यूसा। ओके, उसके बाद नवाज जोकोविच, इनको कैसे भूल सकते हैं, द ओजी। ओके, नोवाक जोकोविच। तो नवाज जोकोविच जो है उन्होंने कार्लोस अल्काराज को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम बहुत फेमस है ना। तो इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया है टू विन हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2024 में, नवाक जोकोविच। उसके बाद स्केटबोर्ड जेंगो हाओहो, चाइना, एज 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, इज यंगेस्ट ओलंपियन टू पार्टिसिपेट। 11 साल 11 महीने का बच्चा है, क्या नाम है? स्केटबोर्डर जेंग हाओहो। ओके, इसने जीता है, पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद जुआन एंटोनियो जिमेंस कोबो। ओके, कोबो ये 65 साल के हैं, स्पेन से हैं, और स्पेन और ओल्डेस्ट ओलंपियन है जो कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है? और स्पेन जो है 99th कंट्री है किसमें? वर्ल्ड सोलर अलायंस में। इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो हमारा काम का चीज है वो यहाँ है। फ्लैग बियरर जो है ओपनिंग सेरेमनी के कौन थे? पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। अभी हमने जो पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभिनव बिंद्रा के बारे में, है ना, याद है? अभिनव बिंद्रा ये टॉर्च बियरर थे
किसमें? पेरिस ओलंपिक में, इंडिया के साइड से 2024 के, है ना। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम फ्लैग बेयर की बात करें तो कौन है वो? यह है आपके पीवी सिंधु और शरद कमाल। ओपनिंग सेरेमनी की याद रखिएगा, फ्लैग बेयर इन क्लोजिंग सेरेमनी जब बंद होती है तो उसके मानु बकेर और पीएस श्रीजेश। इंडिया रैंक 84th ऑन द कॉल शीट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी एंड 85th जो है हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी में रैंक हुए हैं। अभिनव बिंद्रा जो है टॉर्च बेयर थे इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक में 2024 के रिले के लिए याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा क्या थे? टॉर्च बेयर थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ही ऑल्सो रिसीव्ड प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड फ्रॉम द आईओसी, इंडियन ओलंपिक, शायद इस तरह से कुछ नाम होगा, है ना। उसके बाद फिर बिफोर दिस इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है उन्होंने इस अवार्ड को जीता था, अभी अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। गगन नारंग जो है वो उनको शेफ डे मिशन जो है अनाउंस किया गया है। ये पूरा आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। शेफ डे मिशन किसको? गगन नारंग को अपॉइंट किया गया है। अभिनव बिंद्रा कौन थे? रिले के जो है बेसिकली टॉर्च बीरर थे। पीवी सिंधु और शरद कमल जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के टॉर्च बीरर, फ्लैग बीरर थे वो, सॉरी, है ना। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बीरर थे और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर कौन थे? मनु भाकर एंड पीएस श्रीजेश। उसके बाद गगन नारंग क्या है? शेफ डे मिशन है। इंडिया हैशटैग क्या था पेरिस ओलंपिक के लिए? चीयर फॉर भारत। और इंडिया का सब कॉन्टिनेंट में 117 एथलीट है, इंडियन कंटिजेंट से 117 एथलीट है, जिसमें 70 मेन है और 47 वुमेन है। और इंडिया ने 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, 69 इवेंट्स में। क्लियर है। अगला क्या है? लिस्ट ऑफ इंडियन मेडल्स जो पेरिस ओलंपिक में हमने जीते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के, ऑब्वियसली मेन जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर जीता है। ओके, मानु भाकेर हरियाणा के हैं, जो फ्लैग बीरर थे किसके? क्लोजिंग सेरेमनी के थे ये। मानु भाकेर हरियाणा के हैं और ये वुमेन हरियाणा की है, सॉरी। और वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इन्होंने जीता है, इसमें ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। मानु भाकेर अगेन सरबजोत सिंह, ओके, इन्होंने मिक्स टीम करके 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है फिर से। उसके बाद स्वप्निल कुसाले है, स्वप्निल कुसाले जो है वो अभी हमने पढ़ा मेन की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और मेन की हॉकी टीम इंडिया जो है हॉकी में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और अमन शेरावत, मैंने बताया रेसलिंग के बारे में, 27 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। और विनेश फोगाट जो है वो 50 केजी की कैटेगरी में पहुंची थी, कहाँ पे? रेसलिंग में, है ना। तो मनु बकेर जो है वो उन्होंने पहला मेडल जीता है इंडिया के लिए 2024 ओलंपिक में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। मनु बकेर के बारे में बात करें तो इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक शूटिंग में। और एंड ऑल्सो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन द सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक। 2 मेडल उन्होंने जीते हैं सेम एडिशन ओलंपिक में, है ना। उसके बाद प्लेयर जिन्होंने 2 मेडल जीता है इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में कौन कौन है? सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनु बकेर, 4th इंडियन। अमन शेरावत की बात करें तो यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है ये। और अभी मैंने बताया 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं मेन जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में। बेस्ट थ्रो क्या था? 89.45 मीटर्स का सेकेंड अटेम्प्ट में। विनेश फोगाट 50 केजी कैटेगरी में जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फॉर बीइंग 100 ग्राम्स ओवरवेट। ये 100 ग्राम ओवरवेट थी, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया गया था। क्लियर है। ओके, उसके बाद अगर ध्यान दें, हाँ, हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इस बार 13th मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक हॉकी में। कौन सा? ब्रॉन्ज जीता है ना। तो 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक इन्होंने जीते हैं। क्लियर है। अगला आते हैं, द इंडियन टीम लॉस्ट टू जर्मनी। इंडियन टीम जो है वो जर्मनी से हार गई सेमीफाइनल्स में, बट डिफीटेड स्पेन इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। रिलायंस फाउंडेशन जो है फाउंडर नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की जो फाउंडर नीता अंबानी, उनको इलेक्ट किया गया मेंबर ऑफ आईओसी फ्रॉम इंडिया। ओके, एज वेल एज इनॉग्रेटेड इंडिया हाउस इन पेरिस। ओके, उसके बाद बात करें तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया जो है उसने पार्टनर किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, ओके, IOA के साथ, फॉर ऑफिशियल फुटवेयर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। ओके, अडानी ग्रुप जो है वो मेन स्पॉन्सर बनेगा इंडियन टीम का पेरिस ओलंपिक में। अडानी ग्रुप मेन स्पॉन्सर है, पूमा इंडिया जूते दे रहा है ना। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। इंडियन टेनिस प्लेयर जो है वो रोहन बोपाना है और हॉकी गोलकीपर पीएस श्रीजेश जिन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट। पीएस श्रीजेश कौन था? फ्लैग बीरर था क्लोजिंग सेरेमनी का, ओके, आफ्टर पेरिस ओलंपिक 2024। सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलान साई अशोक जो है वो यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने हैं बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024 में। ज्योति याराजी जो है पहली इंडियन फीमेल एथलीट है जो पार्टिसिपेट करेगी 100 मीटर हर्डल एट ओलंपिक्स। इंपॉर्टेंट है ज्योति याराजी। क्लियर है। इंडियन स्प्रिंटर जो है अविनाश साबले फिनिश्ड 11th इन द फाइनल ऑफ द 3000 स्टीपल चेज जो रेस होती है उसमें इन्होंने 11वीं पोजीशन हासिल की थी अविनाश साबले ने। ओके, याद रखिएगा, स्प्रिंटर है, स्प्रिंट करते हैं।
इंडिया हैज ओवर वॉन, अभी तक हमने 41 मेडल जीते हैं ओलंपिक हिस्ट्री में, जिसमें 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज है। सही जा रहे हैं? ठीक है, अब मुझे 1 मिनट दो, पानी पीने दो। ओके, तो अगला बात करते हैं पेरिस ओलंपिक मेडल टेबल के बारे में। अमेरिका ने कितने जीते? 40 जीते हैं गोल्ड, टोटल 126 अमेरिका के, सबसे ज्यादा अमेरिका ने जीते हैं, फिर चाइना है, फिर जापान है, इंडिया 71वें पोजीशन पे, ध्यान देखिएगा 71st पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया में किसी ने एक भी गोल्ड नहीं जीता। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने एक सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज 5 जीते हैं और टोटल 6 मेडल जीते हैं बस। ओके, डोमिनिका और पाकिस्तान जो है उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है, बट ड्यू टू अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट डोमिनिका जो है उसको रैंक किया गया 61st और पाकिस्तान को 62nd। ओके, चलो क्लियर है। अब पूछा गया, बोला गया है एथलीट हु केम इन फोर्थ, कौन कौन फोर्थ पोजीशन पे है? अर्जुन बबूता 10 मीटर मेन एयर राइफल में। ओके, मीरा भाई चानू, आप देख लेना मीरा भाई चानू को, फिर अंकिता बकाट और धीरज बॉम्बदेवरा। अभी मैंने बताया बॉम्बदेवरा का मतलब क्या है, देव मतलब आर्चरी है ना। लक्ष्य सेन जो है वो बेसिकली चैंपियन विक्टर एक्सेलेंस से हार गए थे डेनमार्क में। ओके, डेनमार्क के इन द मेंस सिंगल सेमीफाइनल वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच सेमीफाइनल द मेंस कैटेगरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शूटिंग में स्कीट महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह जो है वो चाइना से हार गए। तो खैर उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ पोजीशन है ना, यही बात है और जो है रियलिटी। तो अब बात करते हैं 18th लोकसभा के बारे में। 18वीं लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट में क्या क्या हुआ है। तो जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन है उसमें वो अनाउंस हुआ था 16 मार्च 2024 को। ओके, और एंड विद दिस मिडिल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स। इलेक्शन जो है 18वीं लोकसभा का जो है वो 7 फेजेस में हुआ था। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में ये इलेक्शन हुआ था और इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को डिक्लेयर किया गया। इसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, ये हमने देखा था न्यूज में, है ना। तो अगर आप न्यूज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी ने 240 सीट जीती थी। ओके, जो कि 36% है, 37% बोलेंगे, 37 बोल सकते हैं, 36.5 बोल सकते हैं टोटल वोट्स का। कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी 37, बाकी सबको छोड़ देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि टोटल वोटर कितने थे। टोटल वोटर जो है वो 65.79% जो है टोटल वोटर थे। ओके, लक्षद्वीप जो है उसने हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो है रिकॉर्ड किया, मतलब 84% लोगों ने लक्षद्वीप में वोट किया है। और अगर उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद जो है असम में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और लोएस्ट नंबर जो है, अगर हम बात करते हैं लोएस्ट नंबर कहाँ था, तो वो बिहार में था, जहां पे सिर्फ 56% लोगों ने जो है वोट किया है, और जम्मू कश्मीर में 56.58, है ना। तो सबसे कम बिहार और जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप और असम में। उसके बाद एवरेज एज की बात करें तो एमपीज का जो एवरेज एज है भारत में वो कितना है, 56 साल है। और 3 एमपी है जो 25 साल से बड़े हैं। और ओल्डेस्ट एमपी जो की बात करें तो वो 82 साल के हैं। ओके, जिनका नाम टीआर बालू है, जो डीएमके पार्टी के हैं। ओके, और वो अभी 83 ईयर्स ओल्ड के हैं इस साल की बात करें तो, है ना। और 74 वुमेन एमपी है। ओके, जिनको विक्टोरियस बोला गया है, विच इज 4 लेस देन 78 वुमेन एमपी लास्ट लोकसभा में जो 2019 में इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे 78 वुमेन एमपी जो है वो विक्टोरियस हुई थी, लेकिन इस बार 74 वुमेन एमपी ही जीती है, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम पे ये आएगा वो ये हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि 46% जो है एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 18वीं लोकसभा में, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है रजिस्टर, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ठीक है, और लोकसभा में 7 इंडिपेंडेंट एमपी भी खड़े हुए थे, 24 मुस्लिम थे और 3 बुद्धिस्ट एमपी भी खड़े हुए थे। 7 इंडिपेंडेंट थे, 24 मुस्लिम थे और 3 बुद्धिस्ट एमपी भी खड़े हुए थे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो बाकी चीजें तो है, ठीक है, वो सब तो खैर इंफॉर्मेशन है, उसका कोई जरूरत नहीं है। आते हैं बजट पे। तो हमारा जो बजट है, बजट के बारे में जब हम बात करेंगे तो यूनियन बजट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। कब किया गया? 23 जुलाई 2024 में किया गया। पहला बजट था मोदी 3.2 गवर्नमेंट का। ओके, अब एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले फोकस एरिया क्या था? फोकस एरिया था 4। पहला है पुअर पे, गरीब लोगों पे फोकस होगा। यूथ पे फोकस करेंगे, वुमेन पे, महिलाओं पे, और फार्मर्स पे यानी कि पीजेंट्स पे, है ना। तो थीम क्या था? थीम था इस बजट का कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई और मिडिल क्लास। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे हम लोग, एमएसएमई पे, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज पे काम करेंगे, और उसके बाद मिडिल क्लास पे काम करेंगे। ये थीम था इस बजट का।
अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी जो है बजट फाइनेंशियल 2024-25 रेगुलर का क्या था, लगभग देखेंगे तो 326,36912 करोड़ इतना जीडीपी था, और ये कितना है, विच इज 10.5% मोर देन पिछले साल। पिछले साल जो था हमारा जीडीपी उससे 10% जो है इस बार का जीडीपी ज्यादा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल बजट जो है 48.21 लाख करोड़ का है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि खर्चा कहाँ है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये होता है कि कितना खर्च हम लोग करेंगे पेमेंट, सैलरी पेमेंट वगैरह में, है ना, वो सब उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल का मतलब होता है जहां पे हम कुछ बनाएंगे, है ना, जैसे स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये सबको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, जो हम कुछ एसेट बनाने में खर्चा करेंगे, है ना। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितना खर्चा किस में हो रहा है। ओके, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो आज जो गवर्नमेंट है वो उसने टारगेट किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% जीडीपी, जो अभी मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि मान लीजिए हम 100 रुपए कमा रहे हैं और हम 110 खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपए जो है वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। वो 10 रुपए हम किसी से उधारी मांग के जो है चला रहे हैं, है ना। तो वो जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट बोल रही है इसको 4.5% जो है जीडीपी का, पूरा जीडीपी का 4.5% पे आके कम करेगी 2025-26 तक, ऐसा करके गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है। और फिस्कल डेफिसिट की बात करें इस साल तो वो लगभग देखेंगे 16 करोड़ रुपए है, 16.13 लाख करोड़ रुपया, इतना करोड़ रुपया क्या है हमारा फिस्कल डेफिसिट है। ओके, जो कि इट मींस दिस टाइम द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो, गवर्नमेंट जो है इस बार उधार लेगी कितना रुपया का, 16.13 लाख करोड़ रुपए का लोन लेगी गवर्नमेंट, है ना। तो हर सरकार करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सॉरी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार कर रही है, हर सरकार करती है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, हमको कम करना पड़ेगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए टॉप 4 आइटम जो बजट का वो ये है कि मनी कहां से आ रहा है। तो पैसा जो है पहला बोरिंग और लायबिलिटी से आ रहा है, 27% पैसा वहां से आएगा, और जाएगा किसको, जाएगा स्टेट शेयर इनटू टैक्सेस एंड ड्यूटीज 21%। इनकम टैक्स से 19% पैसा आएगा, और ये इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा 19%। उसके बाद जीएसटी से 18% जो है जीएसटी आएगा, और सेंट्रल सेक्टर प्लान 16% जो है उसमें खर्चा होगा, कॉर्पोरेट टैक्स 17% आएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है खर्चा कहाँ हम लोग कर रहे हैं, है ना, किस चीज पे खर्चा कर रहे हैं, वो ज्यादा पूछ रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 9 बजट प्रायोरिटी है टुवर्ड्स डेवलप इंडिया। इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, और न्यू जनरेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपया जो है एग्रीकल्चर और एरिड सेक्टर्स में डाला गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो प्रायोरिटी सेक्टर जो 2 है वो हमारा क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद दूसरा जो है रोजगार पे जो है पैसा खर्चा किया जा रहा है। प्रायोरिटी 1 क्या है, एग्रीकल्चर, दूसरा है रोजगार पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे स्कीम है, स्कीम ए, प्लान बी और स्कीम सी। क्या है, स्कीम ए में बोला गया फर्स्ट टाइम जॉब सीकर टू प्रोवाइड 1 मंथ वेज टू ऑल पर्सन न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। 1 महीना का जो है तनख्वाह दिया जाएगा, ओके, और 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, मतलब 15,000 रुपया टोटल, है ना। तो 15,000 में 5,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा पैसा, ओके। दोज हु सैलरी इज लेस देन ₹1 लाख पर मंथ, किसको दिया जाएगा, जो जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम है, पहली बार जॉब कर रहे हैं। 1 करोड़ एम्प्लॉय को इससे हर साल बेनिफिट होगा, और ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 साल के लिए दिया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद प्लान बी में है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा, उसके बारे में बात की जा रही है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, है ना। जो हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। चलो एक मिनट, क्या हो गया, चलो हाँ, तो क्या है प्लान सी, क्या है स्कीम सी, क्या है हेल्प टू एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट जो है वो 3,000 प्रति माह जो है देगी, किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो आपको नौकरी देगा उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। फॉर इज ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, है ना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के फॉर एवरी एडिशनल एम्प्लॉय फॉर 2 years। दिस एम्प्लॉय इज ज्वाइनिंग ईपीएफओ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिज सैलरी इज लेस देन 1 लाख करोड़। अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के पास में, तो गवर्नमेंट उसको 3,000 रुपया देगी कि आप उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल दिया करो, है ना, उसके बदले। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ डेटा है, उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होता है। उसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। पहला हमने देखा एग्रीकल्चर, दूसरा देखा रोजगार, और तीसरा क्या है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के ऊपर, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार विथ मिशन परवोदिया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। द स्कीम कॉल्ड परवोदिया क्या करेगा, विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न रीजन और जितने जितने भी मतलब जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, इन सब पे काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एन इंडस्ट्रियल नोड विल बी डेवलप्ड इन गया। गया में इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग गया को इंक्लूड करेंगे। और 26,000 करोड़ का जो है लागत है इसका, ध्यान रखिएगा, बिहार में बन रहा है। क्या क्या बनेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, डेवलपमेंट ऑफ बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा रिवर इन बक्सर। ओके, द पावर प्रोजेक्ट विल बी इनिशिएटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 21,000 करोड़ और विच इंक्लूड 2,400 मेगावाट पावर प्लांट इन पीरपेंती। इंपॉर्टेंट है पूर्वोदय प्लान गया के लिए, मतलब बिहार के लिए, याद रखेगा। बाकी यहाँ पे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर 4 क्या है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्या मतलब? पहला हमने देखा, पहला क्या है? पहला एग्री है, दूसरा है रोजगार, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, है ना। और तीसरा हमने देखा कि तीसरा क्या है? तीसरा हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे हम लोग, है ना, स्किल डेवलपमेंट पे। तो तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। और चौथा क्या है? चौथा है ह्यूमन इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचडी। ओके, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी। क्लियर? तो ये हमारा 4 है। ओके, पांचवा क्या है? नहीं, 4 क्या, ये तीसरा रोजगार है। अच्छा, तीसरा यही है क्या? तीसरा यही है। और चौथा क्या है? चौथा है आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। चौथा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, मुद्रा लोन वगैरह दिया जाएगा। तो ये सब खैर इजी चीजें हैं, आपको अपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको याद होगा ये सब। इसमें मैं नहीं जाऊंगा, है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी चीजें आप खुद से एक बार देख सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, क्लास में मेरे पास टाइम है, मैं वही बताऊंगा जो आपको जो लगेगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद पांचवा जो सेक्टर है वो है अर्बन डेवलपमेंट और छठा जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी। क्लियर? उसके बाद देखेंगे तो सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद अगर हम देखें तो आठवां है इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट और लास्ट है नौवां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। हाँ, नौवां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये तरह से 9 प्रायोरिटी सेक्टर है, इसको ध्यान रखेंगे। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अगला सवाल है, अगला है बजट की स्पीच जो है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ड्रग और मेडिसिन पर टैक्सेस लगाए जाएंगे। द फॉलोइंग प्रपोजल हैव बीन मेड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी, ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस, 3 कैंसर ड्रग्स, ट्रेस्टुजुमाब डिरुक्सेटेकन, ऑसिमर्टिनिब एंड डर्वालुमाब फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। इन मतलब इन कैंसर ड्रग्स पे क्या होगा? कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ये बोला गया है। तो पूछ सकता है आपसे, एक दवा का नाम दे देगा, एक डिवाइस, एक कैंसर ड्रग का नाम दे देगा, जैसे दे दिया ऑसिमर्टिबिन और बोलेगा ये किस रोग से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि कैंसर है ना। तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया। मोबाइल फोन और रिलेटेड पार्ट की बात करें अगर, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है मोबाइल फोन पे और मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पे और मोबाइल चार्जर पे जो है 15% से घटाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, टैक्सेस कम हुए हैं, मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो 25 क्रिटिकल मिनरल जो है उनको पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है। ओके, तो ये भी अच्छी बात है। और प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड पे और सिल्वर पे उसको भी 6% से घटाया गया है और प्लैटिनम को 6.4% से घटाया गया। तो हर जगह टैक्सेस घट रहे हैं, अच्छी बात है ना। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाओ, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया गया है ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्स रिमूव सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ठीक है, केमिकल और पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है अमोनियम नाइट्रेट पे लगाया गया है 7.5 से 10% तक। ओके, मतलब बढ़ा दिया गया है। तो केमिकल और पेट्रोकेमिकल में हम देख रहे हैं कि टैक्सेस जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी राइज किया है। क्या किया है? राइज किया है, बढ़ गया है। प्लास्टिक पे बात करें तो प्लास्टिक पे भी क्या किया है? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें तो बीसीडी और पीसीबीए जो है जो ऑफ स्पेसिफाइड टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रपोज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 15%, तो इसको बढ़ा दिया गया। क्लियर है? उसके बाद अगला बात करते हैं, तो अगला है यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में है, तो कोई खासा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया। सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो कैपिटल गुड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल पैनल्स एक्सेंटिव, इसको इसमें भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, काफी अच्छी बात है। मरीन प्रोडक्ट में देखेंगे तो जो है अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा एक बार, उतना क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता है ना, कहाँ क्या किया गया, कहाँ से टैक्स हटाया गया, कहाँ टैक्स लगाया गया, क्योंकि हमारा पेपर जो है इकोनॉमिक्स का नहीं है इतना प्रॉपर, है ना, बेस। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद फिर टीडीएस वगैरह दिया गया, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपने करंट इकोनॉमिक्स की है तो आपको याद होगा, बाकी नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शॉर्ट टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम पे कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपील है, एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट है, कोई खासा यहाँ पे भी कुछ पढ़ने लायक हमारे लिए है नहीं, है ना। रिवाइज स्ट्रक्चर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए न्यू टैक्स रिजीम क्या बोलता है। 0 से 3 लाख अगर आपकी आय है तो 1 भी रुपया का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 3 से 7 लाख है तो सीधा 5% भरना पड़ेगा। 7 से 10 लाख है तो सीधा 10%, है ना। ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से अबव, 15 से अबव 30% का जो है टैक्स रेट है ना। तो 3 तक अगर कमाते हैं तो 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, ये टैक्स का हमारा रिजीम है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम अगर बात करें तो टॉप 4 स्कीम को फोकस किया गया। ये यहां से क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे लगभग 2000 करोड़, 2000 होगा ना, 2 करोड़ रुपए बोलेंगे ना, 2 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। सॉरी, मनरेगा पे 86,000 करोड़ और जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपए, है ना। तो इतना करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान पे 60,000। तो अगर हम देखेंगे तो यहां आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे खर्चा किया जा रहा है। मतलब 4 ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मेजर आइटम में किसी किसी पे, हाँ ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो हम डिफेंस पे कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रूरल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं तीसरे पे, और फिर हेल्थ पे, फिर एजुकेशन पे। मतलब सबसे लास्ट में हम एजुकेशन में देख रहे हैं। तो DRAHE, इसको ऐसे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा डिफेंस पे, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, फिर एग्रीकल्चर पे, फिर हेल्थ पे, फिर एजुकेशन में। सबसे कम जो है हम खर्चा कर रहे हैं किस पे, सबसे कम नहीं, यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी में नहीं है क्या, ये 125 यहाँ होना चाहिए। सबसे कम हम हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, सबसे कम हम खर्चा कर रहे हैं हेल्थ पे, उसके बाद फिर एजुकेशन पे, फिर एग्रीकल्चर पे, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, उसके बाद फिर डिफेंस पे, सबसे ज्यादा डिफेंस पे। क्लियर। आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे। जो सर्वे है वो क्या बोलता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे। कब रिलीज हुआ, कब यह हुआ, तो प्रेजेंट हुआ था 22 जुलाई 2024 में सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। ओके, एक दिन बजट से पहले। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ और कोई खास नहीं दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। स्नैपशॉट दिया हुआ, ये देख स्नैपशॉट देख लीजिए। इसमें बोला गया कि राइज और फॉल इकोनॉमिक का। तो जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो 21-22 में 9.7 था, 22-23 में कम हो गया, 7 हो गया। वापस से देखेंगे तो बेसिकली अब मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। देखो जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो पहले तो ये घटा है, फिर यहां से ये बढ़ा है, फिर यहां से ये घटा है ना, 24-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और यहां से तो ये पूरा नेगेटिव में था, यहां से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये इज अ गुड साइन कि ये घट रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो जितना कितना फॉरेन पैसा हमारे पास है, तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये भी अच्छा साइन शो करता है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है ना। तो ये ग्राफ याद रखना है यार, कि घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैसे राइज कर रहा है, कैसे फॉल कर रहा है, ये याद रखना है, तभी आप लिख पाओगे एग्जाम में, है ना। उसमें क्वेश्चन दे देगा आपको, फिर दिक्कत होगी। अगर आप देखते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आप देखोगे कि इंपोर्ट जो है हमारा बढ़ रहा है ना। एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। दोनों दोनों हमारा चीज बढ़ रहा है, तो ठीक ही बात है, बैलेंस है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है ना। चलो, तो ये हमने बात कर ली। एक बात था कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 23-24 की 8.2 थी, और 24-25 की एस्टिमेटेड कितनी है, अभी 24-25 खत्म नहीं हुआ है ना, तो एस्टिमेटेड है 6.5 से 7% की ग्रोथ होगी, है ना। ये एस्टिमेटेड है, और 8.2 की पिछले साल थी। तो दोनों याद रखेंगे, आगे पीछे का तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइसेस की बात करें तो एग्रीकल्चर एलिड सेक्टर में लगभग 4.7% इंक्रीज हुआ है, ओके, पैसा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2.1 और सर्विसेज में 10%। तो कोई खासा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस यहां से याद रखिएगा कि यहाँ पे कि कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो पहले कितना था, 8.2, अभी कितना है, 6 से 6.5 से 7। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी है, स्टडी एज शी गोज, ओके। इकोनॉमिक सर्वे को डिस्क्राइब किया गया अलग चैप्टर्स में, तो इतना हम लोग डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक स्नैपशॉट दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उतना से उससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, बाकी यहाँ पे तो खैर कोई खासा यहाँ पे है नहीं। चलो एक बार मैं बता ही दूं क्या, टाइम है, बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ। देखो, एक करके देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी ने रिकॉर्ड किया है 3.2% ग्रोथ 2023 में, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर जो है ओवरऑल जो है अगर बात करें तो इसमें इतना था इंक्रीज आ रहा है, कोई खासा इसमें फर्क नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो कर रही है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ग्रो कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी वो 9.5 लाख करोड़ रुपए रुका हुआ है,
रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है 5.4% तक रिटेल इन्फ्लेशन, तो ये भी ठीक बात है। उसके बाद इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ तो कोई खासा यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो अबव 6% था 6 स्टेट्स में। कहाँ हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। इन 6 स्टेट्स में जो इन्फ्लेशन था, मतलब महंगाई थी, वो 6% से अधिक थी, है ना, तो उसको कम करना पड़ेगा। IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.6% रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना रहेगा इन्फ्लेशन का, तो IMF ने बोला है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.5% रहेगा, 4.6% 2024 में, और 4.2% रहेगा 2025 में। तो IMF का यह प्रोजेक्शन है ना। इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्शन आए, तो IMF का यह प्रोजेक्शन है। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंडिया के बारे में कुछ डिटेल्स उसको पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है वो क्या बनेगा, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर बनता है फुटवेयर का आफ्टर चाइना। इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट ग्लोबल फुटवेयर एक्सपोर्टर। बेसिकली अगर हम बात करें, तो अगर फुटवेयर की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल फुटवेयर प्रोड्यूसर बनेगा, ओके, चाइना के बाद। इस साल की बात हो रही है। और ऐसे वर्ल्ड में बात करें तो 9th लार्जेस्ट फुटवेयर एक्सपोर्टर कौन है, इंडिया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, और कुछ ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक के बारे में है। हाँ, इंडिया जो है वो टॉप है। इंडिया इज अ टॉप रेमिटेंस रिसीट ऑफ कंट्री विच रेमिटेंसेस विल रीच $120 बिलियन इन 2023। रेमिटेंसेस का मतलब ये होता है कि भारत के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो बाहर से अमेरिका वगैरह से क्या करते हैं, अपना खर्चा जो है घर को भेजते हैं डॉलर्स में, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो इंडिया का रेमिटेंसेस बहुत हाई होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इंडिया का जो है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पूल है ऑफ हाईली स्किल्ड AI मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा वर्कर्स इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो हम लोग, मतलब जो AI स्किल्ड वर्कर्स है वो इंडिया में रहते हैं, ऐसा बोला गया है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है उसकी सेकंड रैंक आई है किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन में हमारी रैंक जो है सेकंड है, कंप्यूटर में रैंक सेकंड है, इन्फॉर्मेशन सर्विस एक्सपोर्ट में भी क्या है, हमारी रैंक सेकंड ही है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्टली क्या बात करेंगे कि इंडिया जो है 6th रैंक किया है कल्चरल और रिक्रिएशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये सब बातें, इन्फ्लेशन रेट कितना है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, पहले कितना था 8.2, इस बार कितना है 6.5 से 7%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है फुटवेयर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने, ग्लोबल प्रोड्यूसर बनेगा, ओके, चाइना के बाद। इंडिया जो है करंटली 9th लार्जेस्ट ग्लोबल फुटवेयर एक्सपोर्टर है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो 6 स्टेट में 6% ज्यादा था, और IMF ने बोला है कि 2024 में हमारा जो इन्फ्लेशन इंडिया का वो 4.6% रहेगा, और 2025 में 4.2% रहेगा, मतलब इन्फ्लेशन कम होगा, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि अमृत काल का समय चल रहा है, तो मतलब 2047 तक हमारा अमृत काल हो जाएगा, है ना, तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी चीज पे फोकस किया जाएगा। 6 मेजर एरिया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जाएगा, MSME पे, ग्रोथ एग्रीकल्चर, है ना, फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन, ब्रिजिंग एजुकेशन इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट गैप, और कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट्स पे फोकस किया जाएगा। तो ये 6 सेक्टर्स हैं, इस पे फोकस किया जाएगा, और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा कि 65%, याद रखिएगा, 65% इंडिया जो है रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन का, ओके, इज अंडर द एज ऑफ 35 के अंदर एज है। मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी, और मैक्सिमम में क्या है, वैसा स्किल नहीं है जो मॉडर्न इकोनॉमी को चाहिए। ओके, अबाउट 51.25, लगभग 51.25% यूथ ऐसा है जो एम्प्लॉयबल है, मीनिंग 1 in 2 इज स्टिल नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब 2 लोगों में 1 पर्सन अभी भी ऐसा है जो जिसको नौकरी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें वैसा कोई स्किल ही नहीं है ना। 2 में 1 ही बंदा को नौकरी मिल सकता है। लगभग 50% जो यूथ है भारत का वो अनएम्प्लॉयबल है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही नहीं, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें उसमें कोई कला ही नहीं है, कुछ है ही नहीं स्किल, है ना। 85% ऐसा यूथ है जिसको नौकरी मिल सकती है, तो ये बोला गया है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, एनर्जी ट्रांजिशन की, तो कोल से अभी भी हम सबसे ज्यादा पावर जो है जनरेट कर रहे हैं। पूछता है कभी भी सबसे बड़ा पावर सोर्स क्या है हमारा कोल है, फिर सोलर है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है, फिर गैस है। लास्टली गैस है, सबसे ज्यादा कोल है, फिर सोलर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बोला गया सोशल सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं। आयुष्मान भव अभियान जो है उसको लॉन्च किया गया था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, 10,000 जन औषधि केंद्र जो है उसको खोला गया है, कहाँ पे, एम्स देवघर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा।
10,000 जो है जन औषधि केंद्र खोला गया है, कहाँ पे, एम्स देवघर में। ओके, इंडिया का जो बेसिकली बोलेंगे तो एक ये है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है उसको लॉन्च किया गया है मई 2023 में। पोषण भी पढ़ाई भी पुराना है पर पूछ सकता है ना, पोषण भी पढ़ाई भी, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सेक्स रेशियो से सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो बर्थ जो है नेशनल लेवल पे वो बढ़ चुका है, कितना है 930 है ना, मतलब पर हजार मेल जो है 930 जो है वुमेन लड़की जो है जन्म ले रही है, तो काफी अच्छा सेक्स रेशियो भारत ने मेंटेन कर लिया है अभी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 930 जो है वो नेशनल हमारा सेक्स रेशियो है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जहां जहां मुझे लगेगा कि जहां से क्वेश्चन पहले ही पूछा गया वहीं वहीं मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें लेस देन 1% ऑफ कंट्रीज पुअर पॉपुलेशन, वाइल बिहार और यूपी में 20% और 25% पुअर पॉपुलेशन रहता है। मतलब पूरे देश की कुल आबादी का 1% से भी कम गरीब इंसान जो है तमिलनाडु में रहता है। और अगर हम बिहार और यूपी की बात करते हैं तो बिहार में 20% जो है पूरी भारत की जो जनसंख्या है उसका 20% जो गरीब जनसंख्या है वो बिहार में है, और 25% जो गरीब जनसंख्या है वो कहाँ, यूपी में है। यूपी में ज्यादा कारण क्या है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज्यादा है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें, कहाँ, यूपी में। अगले में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यहाँ बात की जाए तो इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, तो ये ठीक है। 18 बस याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च हुई थी उसमें 18 ट्रेड्स पे बेसिकली जो है सिखाया जाएगा, क्राफ्ट सिखाया जाएगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है लगभग 42.3% पॉपुलेशन को, तो मतलब 42.3% जो जनसंख्या है भारत की, उसको एग्रीकल्चर जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। उनकी दैनिक जो जीविका है वो एग्रीकल्चर से आ रही है, खेती से आ रही है। इट्स शेयर इन कंट्री जीडीपी, अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 18.2% जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, जो कि अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको कम करना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन ग्रीन जो है उसको एक्सपैंड किया गया है 3 क्रॉप्स के लिए, और टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, टॉप है ना, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। तो ऑपरेशन ग्रीन को इन तीनों के लिए भी बढ़ाया गया है। इन तीनों से बढ़ाकर 22 पेरिशेबल क्रॉप्स तक कर दिया गया। मतलब पहले इसमें 3 ही थे, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, और अब इसको बढ़ा के 22 क्रॉप के लिए जो है लागू कर दिया गया है ऑपरेशन ग्रीन को, है ना। इसमें 10 वेजिटेबल है, सॉरी 11 वेजिटेबल है, 11 उसमें मतलब सब्जियां हैं, 10 फ्रूट है और 1 मरीन क्रॉप है, श्रिम्प, है ना, उसके लिए, क्लियर। बाकी इंडस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं। इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। फुटवेयर में कितना नंबर पे है, 9th नंबर पे ग्लोबल एक्सपोर्टर है, और ग्लोबल प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे है, और एक्सपोर्टर्स 9वां नंबर पे है। अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल में तो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, और टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में एक आता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। अगला फिर यहाँ पे फ्यूलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो हाँ, इंडिया जो है वो क्या है, 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ना। एविएशन मार्केट मतलब जो हवाई अड्डा जो होता है उसका मार्केट जो है 3rd लार्जेस्ट मार्केट है एविएशन का, याद रखिएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ और कुछ खास नहीं है, क्लियर। चलो आगे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जो इंफ्रा है, लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ, तो यहाँ पे 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसको अवार्ड किया गया है फिस्कल ईयर 2024 में, और MMLP को प्लान किया गया है फिस्कल 2025 में। यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, इंडियन रेलवेज जो है वो 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में, ओवर 68,584 किलोमीटर का रूट है, ओके, और लगभग 12.5 लाख एम्प्लॉय जो है इंडियन रेलवे में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कितने, इंडियन रेलवे में 4 जो है 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में पूरा इंडियन रेलवे, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आती है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की 44th पोजीशन है इसमें 2014 में, और 2023 में 22nd पोजीशन है, क्योंकि तो इंडिया ने इंप्रूव किया है अपने आप को, है ना, इंडिया ने इंप्रूव किया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो, तो यहाँ मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि रीजन यही है कि जो नहीं पूछेगा उतना मतलब नहीं बनता है, और कवर बहुत करना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर करेंगे, फालतू की बातें कवर करेंगे मतलब नहीं बनता है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे एक और है,
इंडिया जो है वो 4th रैंक कर रहा है वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मैंने आपको बोला कि इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ी पावर कौन है? कोल है, फिर सोलर है ना? कोल है, फिर सोलर है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है ना? और लास्ट में गैस आती है। तो इंडिया क्या है? 4th पावर है विंड में, 4th रैंक होल्डर है विंड पावर में, है ना? उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। एआई कंप्यूटर है, एआई सुपर कंप्यूटर है, एरावत नाम याद रखिएगा। 75th इसने रैंक किया है 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग में। 75th रैंक किया है कहां पे? जर्मनी में। एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत। क्लियर है? चलो अगले पे आते हैं। इसमें और क्या है? वाई वी मस्ट लुक एट प्रॉब्लम थ्रू आवर लेंसेज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खासा है नहीं। बाकी चलिए आते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन पे। स्टेट असेंबली इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है 175 सीट जीती है उसने। तेलुगु देशम पार्टी वहां पे है, लार्जेस्ट पार्टी है, 135 सीट जो है उसने जीती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 147 जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो 60 सीटें और सिक्किम ने 32 सीटें। क्लियर? आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो एन चंद्रबाबू नायडू है। 4th टाइम ये सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है पवन कल्याण है, सुपरस्टार, आपको पता ही होगा। उड़ीसा में बात करें तो चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ये पहली बार बने हैं और ये बीजेपी के हैं। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? कनक विधानबंधन सिंह दियो और प्रवती परिदा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोवा मेन है। और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग है जो 2nd टाइम बने हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक सेकेंड यार, एक मिनट रुकना। चलो तो अगला है। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं news@365 की पूरे साल क्या क्या कौन कौन से बिल आए, इंपॉर्टेंट बिल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आता है, पहला है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ को अमेंड किया गया है, ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वक्फ एक्ट को क्या करता है? अमेंड करता है। ये इस्लामिक बिलीफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है डोनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड वक्फ। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है या इमूवेबल है, अगर उसको रिलीजन के बेसिस पे डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं वक्फ। तो मेजर प्रोविजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो बिल जो है वो रीनेम करता है इस यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट 1995 को। ओके, उसके बाद दूसरी क्या है? बिल स्टेट्स दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर मे डिक्लेयर अ वक्फ। ऐसा पर्सन जो 5 साल के लिए 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है वही वक्फ जो है डिक्लेयर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। बिल स्टेट्स दैट कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको वक्फ बोला गया है, ओके, विल सीज टू बी सो, मतलब वो नहीं हो सकता है वक्फ। कलेक्टर जो एरिया का है वो डिटरमाइन करेगा ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। क्या हो रहा था कि कहीं भी मतलब जमीन को, गवर्नमेंट की कोई भी जमीन को वक्फ जमीन बोल के ये लोग क्या कर रहे थे कि बहुत लोग क्या कर रहे थे कि इसको मतलब उसको रिजर्व कर दे रहे थे कि गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे करके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अवेंट किया है कि 5 साल से अगर आप इस्लाम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप किसी लैंड को वक्फ लैंड बोल सकेंगे, है ना। उसके बाद बिल जो है वो प्रोविजन रिमूव करता है, एम्पावर द वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ। ओके, तो ये प्रोविजन हटा दिया गया है कि अब वक्फ बोर्ड जो है वो खुद से इंक्वायर और डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं है। ये पावर भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है फर्क आया है इसमें। ओके, तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में। ओके, और वक्फ बोर्ड में बात करें तो एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो शिया से होता है, एक सुन्नी से होता है और बैकवर्ड क्लासेस और मुस्लिम से होता है ना। तो इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बिल जो है एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल बनाए रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन पे, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वक्फ एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ वक्फ बोर्ड। तीनों के ऊपर क्या करे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल बनाए, रजिस्ट्रेशन कराने पे, वक्फ अकाउंट पब्लिकेशन के ऊपर और पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग पे कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में, है ना। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात कि वक्फ बोर्ड जो है वो इंडिया का वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनरशिप है कंट्री में आफ्टर द आर्म फोर्सेस एंड इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज और आर्म फोर्सेस के बाद वक्फ बोर्ड जो है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनरशिप करता है कंट्री में, इसलिए इस पे इतना काम किया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है फॉर्म की गई थी चेयरमैनशिप ऑफ जगदम्बिका पाल के अंदर वो इस बिल को रिव्यू कर रही है। क्लियर है? अब आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो क्या हुआ है, रिफॉर्म हुआ है उसके बारे में। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है उसको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है, लागू हो चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लागू हो चुका है। विल रिप्लेस, अब ये क्या करेगा, इंडियन पीनल कोड आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता जो है रिप्लेस कर रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर को रिप्लेस करेगा, और एविडेंस एक्ट जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है रिप्लेस करेगा। 1 जुलाई 2024 से क्या हो चुका है, ये लागू हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करेंगे तो इसमें बोला गया है मर्डर के बारे में वगैरह के बारे में, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, उतना कोई खासा हमारे लिए इंपॉर्टेंट का बात नहीं है ना, तो इसको हम स्किप करेंगे। बाकी एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है इससे, ठीक है। चलिए, बाकी सेलेंट फीचर्स दिए हुए हैं, हमारे लिए उतना काम का चीज नहीं है, ठीक है। कहीं से एमसीक्यू मिलेगा तो वो, हाँ, टेस्ट में जब एमसीक्यू करेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेंगे, है ना, उतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे वही उसी के बारे में मेंशन है, तो कोई खासा नहीं है। चलिए, एससीओ समिट के बारे में बात करते हैं। ओके, एससीओ समिट 24वां एससीओ समिट हुआ है। 24वां एससीओ समिट, एससीओ काउंसिल जो है हेड ऑफ एससीओ समिट ऑर्गेनाइज अस्ताना, कहाँ, पहले एक बात की होता कहाँ है, कहाँ पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अस्ताना में हुआ है 4 जुलाई 2024 में, कजाकिस्तान के चेयरमैनशिप के अंदर। तो कजाकिस्तान इसका चेयरमैन था, अस्ताना में हुआ है, ध्यान रखिएगा। न्यू मेंबर कौन है, बेलारूस जो है वो 10वां मेंबर बना है एससीओ का। ओके, एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना है, बेलारूस बना है। और अस्ताना डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो इसको, अस्ताना डिक्लेरेशन को 24वें एससीओ समिट में जो है अडॉप्ट किया गया है, और 25 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट बनाए गए हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर। ओके, तो ये सर बातें की गई, एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई है, स्ट्रेटेजी ऑफ एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाया गया है, ये सब बातें की गई है। कोई खासा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली संघाई 5 में ओरिजिन देखता है, 1996 में बनाया गया था। इसमें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। ओके, मतलब इंडिया इसका पार्ट नहीं है, रशिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। क्लियर। एससीओ को एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह संघाई में 15 जून 2001 को, और उज्बेकिस्तान जो है उसको वो 6ठा मेंबर के तौर पे ऐड हुआ है, ठीक है। सेक्रेटरीट कहाँ है, बीजिंग में, बीजिंग चाइना की कैपिटल है। उसके बाद फिर ग्रुप को एक्सपैंड किया गया 2017 में, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान जो है ज्वाइन होते हैं, अब बाद में ज्वाइन हुए हैं। ईरान ने फिर ग्रुप को ज्वाइन किया 2023 में, और बेलारूस जो है वो 10th और नया सबसे नया मेंबर बन चुका है 2024 में ज्वाइन करने वाला। क्लियर है, बेलारूस। उसके बाद आता है रुद्रम 1 मिसाइल पे। तो रुद्रम 1 मिसाइल क्या है, देखो, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पहला इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज भारत में बनाई जाती है उसको बोलते हैं इंडिजिनियस, है ना। तो पहला इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। इसको क्या किया गया, इंडियन इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। सिंपल बात है। अब इंपॉर्टेंट बात है क्या है रुद्रम के बारे में, रुद्रम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पहला इंडिजिनियस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि एयर टू सरफेस है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा तो आपको याद रहेगा क्या है ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एयर टू सरफेस, पहली बात। दूसरी बात, इट फीचर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, आईएनएस जीपीएस नेविगेशन इसमें काम करता है। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट अल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक की रेंज से, अल्टीट्यूड से, हाइट से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है ना। तो ये है रुद्रम 1, रुद्रम 1। उसके बाद आता है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ है कि लॉज जो नेशन को डिवाइड करते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, ऐसा बेसिकली बोला गया था, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, एक सेकंड। हाँ, अब बात करते हैं यूसीसी के बारे में। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका मतलब कॉमन सिविल कोड और कॉमन लॉ फॉर एवरी सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडियन रिस्पेक्टिव, मतलब बेसिकली सबके लिए सेम समान लॉ, है ना, सबके लिए सेम कानून, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा याद रखेंगे, गोवा जो है वो पहला स्टेट है जिसने यूसीसी को जो है अलाउ किया है, फॉलो किया है, फॉर्म ऑफ पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 के रूप में। ओके, बट बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। और उत्तराखंड जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद करने वाला पहला स्टेट है। उत्तराखंड क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद करने वाला क्या है, पहला स्टेट है, इसको ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड।
उत्तराखंड जो है वो इंडिपेंडेंट की बात करने वाला क्या है, पहला स्टेट है जो यूसीसी को अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ दिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतना ध्यान रखना नहीं है। आगे बढ़े, आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बेसिकली क्या बोला गया है उसके बारे में बात करते हैं। मेजर रिकमेंडेशन क्या है कि पैनल ने रिकमेंड किया है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए, है ना। और लोकल बॉडी इलेक्शन शुड आल्सो बी हेल्ड विद इन 100 डेज ऑफ द फॉर द सेम, मतलब लगातार जो है इलेक्शन कराया जाए लोकसभा स्टेट असेंबली का, और लगभग 100 दिन के अंदर ही जो है लोकल बॉडी का इलेक्शन भी हो जाना चाहिए। ओके, इसके लिए आर्टिकल 324A को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 को इंट्रोड्यूस किया गया है इसके चक्कर में, है ना। उसके बाद बोला गया इन केस ऑफ अ हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है हाउस को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर, तो फ्रेश इलेक्शन को किया जाए और एक नई लोकसभा को बनाया जाए। नई लोकसभा जो है वो फंक्शन करेगी फॉर द रिमाइंडर टर्म, मतलब प्रीवियस लोकसभा मान लो, जैसे प्रीवियस लोकसभा मान लो चल रही थी 2019 से, और मान लो 22 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो एक साल तो बच गया इनका। अब एक साल जो बच गया उसके लिए नई लोकसभा आएगी और वो एक साल ही काम करेगी, उसके बाद वापस से इलेक्शन होगा, ऐसा बोला जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ये बाकी चीजें इसमें लिखी गई है, और बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर करी जाए तो यहाँ पे तो और कुछ ऐसा है नहीं। आर्टिकल 83 85 क्या बोलता है देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 83 बोलता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 85 बोलता है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 172 बोलता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली। आर्टिकल 174 बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। और आर्टिकल 356 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में, है ना। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, अगला बढ़ते हैं आगे पब्लिक एग्जामिनेशन के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, है ना। तो इसके बारे में हिंदू पे आया था, क्या बोला गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 को पास किया गया जो प्रोवाइड करता है इम्प्रिजनमेंट के लिए, ओके, जेल हो जाएगा 5 साल के लिए और फाइन देना पड़ेगा 1 करोड़ का माल प्रैक्टिस के लिए और ऑर्गेनाइज चीटिंग के लिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, है ना। आजकल देख रहे हैं कि एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जो है प्रोविजन लाया गया था पब्लिक एग्जामिनेशन द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ओके। 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल। प्रोविजन जो है उसमें मिनिमम जेल जो है वो 3 साल की है, ओके। मिनिमम जेल आपको 3 साल की हो सकती है और 5 साल तक एक्सटेंड किया सकती है, और फाइन जो है वो 10 लाख रुपए तक जो है देना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम बाय एग्जामिनेशन, ऑफिशियल अगर ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल से इसमें जुड़े हुए हैं तो उनको 1 करोड़ तक का फाइन और 5 साल की जेल, या जिसको बढ़ा के 10 साल भी किया जा सकता है उसके लिए, है ना। उसके साथ साथ बात करें तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसमें सेंट्रल रिक्रूटमेंट के सारे एग्जाम है और सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईपीएस, एनटीए जो भी करंट कराती है, सारे एग्जाम इसमें कंसिडर किए जाएंगे। और ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने अनाउंस किया हाइड्रोन प्रोजेक्ट, जिसमें वो अपना खुद का सैटेलाइट बनाएगी, स्पेस बेस्ड इंटरनेट उसमें चलाएगी, है ना। तो हाइड्रोन का मतलब है हाई थ्रू आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। क्या बोला गया है, हाई थ्रू आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, हाइड्रोन का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जाना, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट WWCR आया हुआ है, और इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। इसको पहला बात कि रिलीज कौन करता है, रिलीज करने वाला है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC, वियना, ऑस्ट्रिया में ये इसको रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फीचर्स क्या क्या बोले गए हैं, राइनोसोरस सेडार जो है वो मोस्ट अफेक्टेड एनिमल है और प्लांट स्पीसीज है बाय ग्लोबल इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है ग्लोबली इलीगल, वो राइनोसोरस की होती है और प्लांट में सेडार की होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मार्केट जो है एनिमल स्पीसीज का, उसमें राइनो हॉर्न जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है 29%, और पैंगोलिन के स्कियर्स जो है वो 28%, और आइवरी जो है वो 15% है ना। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मार्केट ऑफ प्लांट स्पीसीज की बात करें, सेडार जो है 47% है, रोजवुड 35% और अगरवुड 13% है। क्लियर है, चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या है कि वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल, वर्ल्ड की डीपेस्ट ब्लू होल रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है, वर्ल्ड की डीपेस्ट ब्लू होल नोन एज तामजा ब्लू होल। क्या बोला जा रहा है इसको, एक मिनट मैं इसमें करेक्शन करता हूँ, तामजा ब्लू होल। एक मिनट यार, क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, तामजा ब्लू होल, है ना, तामजा ब्लू होल।
ये कहाँ है? मेक्सिको के चेटुमुल बे में है और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूकाटक पेनिनसुला। ओके, तो तामजा ब्लू होल जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि तामजा ब्लू होल जो है वो एटलीस्ट 1380 फीट डीप है, 420 मीटर डीप है। ओके, विच इज डीपर देन, जो कि ड्रैगन होल से भी डीपर है, जो कि साउथ चाइना सी में है, उससे भी डीपर है ये वाला तामजा ब्लू होल, है ना। और बाकी इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं। नहीं, तामजा का मतलब क्या होता है? तामजा का मतलब होता है डीप वाटर। क्लियर? और ब्लू होल क्या होता है? ब्लू होल और वाटर फिल्ड वर्टिकल केव्स होते हैं, वर्टिकल केव्स होते हैं ये, जो कि कोस्टल एरिया में मिलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ब्लू होल। ओके, अगले पे आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया का स्कोर है वो कितना है? वो 36.62 था, उससे 31.1228 पे आ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो कि अच्छा बात है ना। तो हम लोग बेटर कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो हमारा स्कोर पहले कितना था? 36 था, अब हम 31 पे आ चुके हैं। तो यही बस इतना जाना था, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। और टॉप कौन करता है? नॉर्वे जो है वो टॉप करता है। नॉर्वे जो है वो लिस्ट को टॉप करता है। डेनमार्क जो है वो सेकंड प्लेस पे है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो क्या हुआ है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ने ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट रिलीज ऑन जुलाई 11 सेज दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू एक्सपेक्ट करेगा कि 5 से 60 साल तक बढ़ता रहेगा। ये बोला गया है इसमें, इस रिपोर्ट में, है ना। बाकी इसमें इंडिया कंटेक्स्ट में यही बात बोली गई है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 1.45 बिलियन हो जाएगा 2024 में। 1.45 मतलब 1.45 बिलियन हो जाएगा 2024 में वर्ल्ड इंडिया का पॉपुलेशन। और इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.7 बिलियन पहुंच जाएगा 2060 तक में। मतलब हमारा पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। और इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के रहेगा इस सेंचुरी में। मतलब 100 साल के लिए अब इंडिया ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है बन के रहने वाला है। समझ में आ रहा है? चलिए, एक मिनट यार, इसमें और कितना है? अच्छा, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो आज यार यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मेरी बहुत रात हो चुकी है अभी। अभी रात के आप देखोगे तो स्क्रीन पे आपको कोने में दिखेगा रात के 2 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफी रात हो गई है और मुझे भी नींद आ रही है। और इसको बाकी हम कल करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, खींचेंगे, खींच देंगे, टेंशन नहीं है, खींचेंगे इसको और खींचेंगे। ये 36 पेज का नहीं है, और भी लंबा है ना। डेली क्लास करेंगे तो खींच 10 दिन में हम लोग खींच देंगे पूरा का पूरा पेपर, है ना, पूरा मैगजीन। तो आज इतना ही है। आप रिव्यू जरूर देना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कमेंट में कैसा लगा वीडियो। ओके, मैंने जितनी हो सके, जितनी डीप में हो सके चीजें बताने की कोशिश की है। जितना मैंने बताया है, ट्रस्ट मी, जितना मैंने बताया है उतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। तो ट्रस्ट कीजिए मुझ पर जब आप वीडियो देख रहे हैं तब। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दो, प्लीज कमेंट, है ना, प्लीज कमेंट करो कि कैसा लग रहा है वीडियो। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में। और ये मैंने जो चेंज किया आपके लिए, ये आपको ठीक लग रहा है कि पहले वाला डॉक्यूमेंट ही ठीक था, उसी से पढ़ाओ, या ये बेटर है, ये भी बताना, है ना। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना। एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट करेगा मुझे आगे इस पूरे सीरीज को ले जाने के लिए, है ना। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एक ये होता है यार पढ़ाना। 170 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है और पूरा मुझे 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो बहुत बड़ा काम है। तो 17 आज मैंने किया है, तो 17 के हिसाब से चलेंगे तो 10 दिन में हम लोग खत्म करेंगे, है ना। इसलिए मैंने बोला 10 दिन, है ना। तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को जितना हो सके शेयर करना। आपके कोई दोस्त यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण करंट अफेयर साबित होगा। आई कैन गारंटी यू, क्योंकि ये मैगजीन मैं पूरी कवर कर रहा हूँ। इस मैगजीन में सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स है, तो आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करना और मेक श्योर चैनल को शेयर कर दो, जितना आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपके ग्रुप से, जहां भी। एक शेयर कर दो यार, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और 1:30 बजे लाइव ज्वाइन करना मुझे हिस्ट्री की वीडियो के लिए, हिस्ट्री की क्लास के लिए 1:30 बजे लाइव ज्वाइन करना। आज हमारी पार्ट 9 होने वाली है, तो पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे बच्चे पूछे थे, अगर हम खींच पाएंगे तो खींच देंगे पूरा, वरना एक 10-20 क्वेश्चन बचेंगे तो फिर कल देखेंगे, है ना। तो ये हमारी कहानी रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। लाइक जरूर कर देना अभी।